सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। नीट फिजिक्स के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एटम्स नाम के अपने चैप्टर को। बच्चों, हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स होता है इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स और न्यूक्लियर, ये तीन चैप्टर बेसिकली हमारे इसमें होते हैं। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार लोग इसे थ्योरी या कैलकुलेटिव कह करके टाल देते हैं, लेकिन मेरी मानो तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं। यानी इस पर आप थोड़े से भी इनपुट्स अगर डालते हो तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है। अच्छा, इस चैप्टर को बनाने की मुझे दोबारा से ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि इससे पहले ही मैंने कई बार बना रखा है। लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है ना कि सर हम जो क्वेश्चंस करने बैठ रहे हैं हमें ना एकदम बेसिक से बताओ, हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता। बस उस बच्चे को बताना चाह रहा हूं। यानी कोई बच्चा अगर 10वीं कर भी अभी आया है, उसने 11वीं भी अगर नहीं पढ़ा ढंग से, बस 9वीं 10वीं ढंग से पढ़ा हुआ है, तो वो बच्चा भी अगर इसको देखने की कोशिश करेगा, उसको सारी बातें समझ में आए, ऐसी डिटेल में मैं इसको पढ़ाने वाला हूं। और इन चीज़ों में लगता है बच्चों टाइम, तो पेशेंस आपको अपनी तरफ से बनाए रखना है। मैं भी खुद एक डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पर आया हूँ कि पूरी की पूरी चीज़ पढ़ानी है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी। तो इसमें क्या होगा कि आज के दिन में मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट और साथ में जो उसके इर्द गिर्द न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो करवाता हुआ चलूंगा। इसके बाद वाले अगले सेशन में हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। उन बच्चों को उसमें बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं देखा हो, क्योंकि अगर आपने ये देख लिया तो अगला लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं है। एक तरह से आपको आप न्यूमेरिकल करने के लिए सेल्फ कैपेबल होंगे, लेकिन मैं कराऊंगा मतलब न्यूमेरिकल मतलब PYQs या प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑल्दो मैं आज भी कराऊंगा। लेकिन आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी सारी बातें मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपसे कह दी है। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस जो नीट के लिए दे रखा है उसमें एटम्स और न्यूक्लियाई को एज एक यूनिट माना गया है। तो उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस का आगे का जो पार्ट है ये न्यूक्लियस नाम के चैप्टर से। तो एटम्स का हमारे पास मोटा मोटा हमें स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल वाला केस देखना है, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ना है, हमें बोर मॉडल को पढ़ना है जिसमें बोर रेडियस, बोर स्पीड, एनर्जी लेवल्स, लाइन स्पेक्ट्रम, इनको हल्का हल्का सा पढ़ते हुए चलना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आएंगे, वो मैं आपको डिराइव करवाते हुए इवन चलूंगा, ना केवल सिर्फ रटाते हुए बल्कि डिराइव कराते हुए और न्यूमेरिकल्स कराते हुए चलूंगा। तो लेट्स बिगिन। हमारे लेक्चर का फ्लो ये होने वाला है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी में कॉन्सेप्ट आता है। एक तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, और दूसरा आपके पास इंपैक्ट पैरामीटर। उसके बाद ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ये वाले जो टर्म्स होते हैं ये बोर मॉडल से रिलेटेड टर्म्स है। फिर इसमें जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम, ये सारा का सारा बोर मॉडल पर बेस्ड चीजें जितनी यहाँ पर है, और न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम करते हुए चलेंगे। लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। सबसे पहले बच्चों, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में भी शायद हमने पढ़ा होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सेटअप कुछ इस तरीके का है कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है। रेडियो एक्टिव सोर्स जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम या इस तरह की कुछ चीज़ रखी गई है, और इस रेडियो एक्टिव सोर्स से कैसे कर करके अल्फा पार्टिकल निकलता होगा वो हमारा कंसर्न अभी नहीं है, वो अगले चैप्टर में, और वो भी सिलेबस से हटा दिया गया। फिलहाल हम ये समझो कि एक तरह की एक गन है और इस गन में से बुलेट्स निकलती है। ये गन जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, उसमें से निकलने वाली बुलेट को हम अल्फा पार्टिकल कहेंगे। यानी कि इससे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हम करवाने वाले हैं, यानी कि बहुत तेजी से अल्फा पार्टिकल्स यहां पर जाएंगे। किस में जाएंगे सर? इस गोल्ड फॉइल में जाएंगे। गोल्ड फॉइल को क्यों चुना गया? क्योंकि गोल्ड फॉइल यानी कि ऐसे मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है इसकी कि ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब बच्चों ये होता है आघात वर्धनीय होता है, हिंदी में इसका मतलब ये है। मतलब आप इसको पीट पीट करके इसकी थिन शीट बना सकते हो, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यानी आप थिन शीट यानी पतले से पतला बना सकते हो, क्योंकि हमें ऐसे की जरूरत है यहाँ थिनेस्ट शीट की, तो इसके लिए हमने गोल्ड फॉइल को यहाँ पर चूज किया। उसके बाद ये जो आपको साइड में ये बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, बेसिकली ये एक तरह की स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर ZNS की कोटिंग की गई है, यानी जिंक सल्फाइड की इस पे कोटिंग की गई है, और ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जब अल्फा पार्टिकल इस पे पड़ता है तो वहां पर ये प्रदीप्तमान होता है, यानी कि वहां पर लाइटिंग होती है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ हमें ब्लिंक होता हुआ दिखाई देता है। जैसे हल्के हल्के ब्लिंक अगर आपको दिखाई दे पा रहे होंगे तो ये यहाँ पर दिखाए गए। तो यही इसका सेटअप है। ये बेसिकली डिटेक्टर है एक तरह का, गोल्ड फॉइल है, और ये आपकी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इतनी क्लैरिटी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, सबसे पहली बात ये आनी चाहिए, अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, एक बार इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली क्या होता है। अल्फा पार्टिकल बच्चों, हीलियम जो एटम रहता है उसके न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब आप कैसी बात कर रहे हो सर? मैं आपको बताता हूं मैं कैसी बात कर रहा हूं। बच्चों, हीलियम हमारे पास इस तरह का रहता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 रहता है। अगले चैप्टर में न्यूक्लियस में हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है। लेकिन फिलहाल शायद हम जानते होंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करके जो दूसरे नंबर पे आता है वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो इस एटॉमिक नंबर को बेसिकली Z से और इस वाले को A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब कुल मिला के इतना है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। इस केस में बेटे वो 2 है, ठीक है ना। इस बात को हम आगे भी देखेंगे, लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपका इतना होगा, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं।
तो कुल मिलाकर ये हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि एक आपके पास इस तरीके का 1 और 2, ये 2 आपके पास ऐसे करके 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हीलियम के सराउंडिंग में ऐसे हैं, एक ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कितने प्रोटॉन्स है बच्चे इसमें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ही प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि सेंटर में 2 प्रोटॉन्स हमारे बैठे हुए हैं, तो 2 प्लस सिंबल से मैंने उसे दिखा दिया। अब क्या होगा कि कैसे भी करके किसी टेक्निक से मान लेते हैं हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने में सक्षम रहे, मैंने इसको भी निकलवा दिया, इसको भी निकलवा दिया। अब अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके हट गए तो बेटे हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो सिर्फ क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन्स होंगे। ऑल्दो वहां पर न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को यहां पर नहीं लाना चाह रहा, मैं चार्ज वाइज सिर्फ बात करना चाहता हूं। तो सिर्फ अब ये चीज इसमें तब्दील हो गई, तो इसको इस समय तक तो हीलियम बोलते थे, लेकिन अभी के केस में इसको हीलियम 2 पॉजिटिव कहेंगे। 2 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिसके कारण ये 2 पॉजिटिव हो गया। और आपको दिख भी रहा होगा कि 2 पॉजिटिव इसमें मौजूद है, इसके कारण ही इसे 2 पॉजिटिव कह रहे हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स इसमें सिर्फ मौजूद है। इसमें भी तो 2 प्रोटॉन थे, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी थे, तो 2 प्लस और 2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके नेट 0 बचा रहे थे, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था बेटे। और ये वाला कैसा है, ये वाला इलेक्ट्रिकली चार्ज है, यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव आयन। तो असल में हीलियम 2 पॉजिटिव जो आयन होता है, इसी को हम असल में क्या कहते हैं बच्चे, अल्फा पार्टिकल। तो इसी का हमने नाम दे रखा है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, He2 पॉजिटिव होता है। बेसिक जनरल नॉलेज की बात थी, मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से लेना देना नहीं है ये इस नॉलेज का, ये तो मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताया। अब इसमें होगा क्या, अल्फा पार्टिकल कहने का मतलब आपसे ये समझ में आ गया कि नेचर वाइज ये कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। तो अल्फा पार्टिकल बच्चों किस तरह का नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का ये पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे बम्बार्ड किए जा रहे हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर। सर रदरफोर्ड के जो शागिर्द थे गीगर और मार्सडन नाम के, इन लोगों ने, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया तो इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस देखे। सबसे पहला कि मोस्ट, अगर आपको दिख नहीं रहा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। इसमें से जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे जो उन्होंने फेंके वो अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि अगर यहां से सीधे जा रहे थे तो सीधे ही जाकर के टकराए, यानी कि 0 डिग्री एंगल पर सामने हमें लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही थी, बार बार ब्लिंक हो रहा था। उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, लेकिन कुछ ऐसे थे जो हल्के से स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि अगर उन्हें ऐसे जाना था 0 डिग्री पे तो वो 1 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ऐसे वाले भी कुछ थे। उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था बच्चों कि ऑकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स बैक फ्रॉम द फॉइल। कुछ ऐसे भी थे अल्फा पार्टिकल जो कि आगे भेजे जा रहे थे, लेकिन वो बाउंस बैक करके कि पीछे आ गए, यानी कि वो बाउंस बैक करके, ऐसे कुछ थे। और ये बहुत ज्यादा नहीं, इनकी प्रोबेबिलिटी काफी कम थी। अगर मैं आपको बताऊं तो 8000 अगर आप अल्फा पार्टिकल फेंकते हो तो इन 8000 में से एक था जो ऐसे रिटर्न बैक हो रहा था। ये डेटा कई जगह 10,000, कई जगह 20,000 लिखा रहता है, इस पे ज्यादा मत जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, 8,000 भी लिखा रहता है। तो मोटा मोटा ये बताने का मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन है ऐसा कोई अल्फा पार्टिकल भी है जो कि बाउंस बैक कर जाता है, सामने भेजा था हमने गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस हमारी तरफ आ जाता है। बहुत सारे कैसे हैं, जो 99% वाले जो आपके पास केसेस हैं वो बच्चों वैसे वाले हैं जो कि जाते हैं और सीधे क्रॉस करके पेनिट्रेट करके सामने टकरा जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री एंगल पर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री के एंगल तक डेविएट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 180 डिग्री एंगल पे डेविएट करते हैं। ये 3 ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आए। इन 3 ऑब्जर्वेशंस को देख करके सर रदरफोर्ड ने अपना कुछ अपनी एक थ्योरी दी, अपना एक मॉडल दिया। और वो मॉडल किस तरह का था, वो मॉडल बच्चों इस तरह का है। उन्होंने कहा कि 99% अगर अल्फा पार्टिकल्स अगर अनडिफ्लेक्टेड रह गए, यानी टकरा के पेनिट्रेट करके सीधे पार हो गए, इसका एक ही मतलब है कि यहां पर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं खोखलापन है, यानी कि हॉलोनेस है। इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों, क्योंकि अगर कोई खाली जगह, जैसे यहां पर मेरे सामने अगर दीवार होगी, मैं बॉल को फेंकूंगा और दीवार होगी तो बॉल मेरे पर टकरा के आ जाएगी, लेकिन अगर मैं बॉल को फेंकता हूं और कुछ भी नहीं है, खोखलापन है, खाली जगह है, तो मेरी बॉल पार हो जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है, यानी कि हॉलो होता है, यानी कि उसमें वो खाली स्पेस होता है उसमें। एक बात उन्होंने यहां से ऑब्जर्व करी इस ऑब्जर्वेशन को देख के। फिर उन्होंने देखा कुछ डेविएट हुए। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट कौन कर सकता है, डिफ्लेक्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर है और पॉजिटिव चार्ज अगर कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है इस तरफ को, इस जगह से टकरा के, तो जरूर इसका नेचर भी पॉजिटिव टाइप का रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया होगा, लाइक रिपेल्स ईच अदर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जरूर जो सामने यहां पर ये टकरा रहा है, कुछ पार्ट तो ऐसा जरूर मौजूद है जो कि एटम में जो कि पॉजिटिवली नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का, तभी तो वो डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। जैसे ये आपने देखा कि ये डिफ्लेक्ट होकर, ये तो खैर सी वाला पार्ट है 180 वाला, जैसे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ सीधे ना जाकर के कुछ डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। वो डिफ्लेक्शन इस कारण से क्योंकि एटम में मोस्ट ऑफ द पार्ट तो खोखला है, लेकिन कुछ एक पार्ट ऐसा है जहां पर पॉजिटिव चार्ज जैसे होने की कुछ संभावनाएं मौजूद हैं, तभी हमारे अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन झेलना पड़ रहा है।
अब तीसरा वाला केस जो कि बोल रहा है 180 डिग्री पे आ गया, उसका मतलब यह है कि सेंटर में, यानी कि इस एटम में अगर कहीं पे एटम होगा, एटम का कोई एक ऐसा सेंट्रल पार्ट है जहां एक ऐसा वॉल्यूम है जहां पर बहुत हैवी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यानी कि जहां पर पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है किसी एक जगह पर एटम के, और वो जगह सेंटर ऑफ द एटम में पाई जाती है। ऐसा बाद में हमने एजम्पशंस के थ्रू और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू माना। तो कहने का मतलब यह है कि वो इस अब पूरे ऑब्जर्वेशन को अगर हम एक लाइन में समझे तो क्या है, ये जो मॉडल है बच्चों, इसको न्यूक्लियस मॉडल भी कहा जाता है, न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है रदरफोर्ड के एटम मॉडल को, क्योंकि इससे ही पहली बार न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इससे पूरे ऑब्जर्वेशन से सिर्फ इतना समझ में आया सर रदरफोर्ड के द्वारा हमें, कि हमारे पास जो एटम होता है उस एटम में एक कॉन्सेंट्रेटेड रीजन होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम होता है सेंटर में, जहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास ऑफ द एटम कॉन्सेंट्रेट रहता है। इसके अलावा बाकी जो सारा का सारा स्पेस है बेटे वो एम्प्टी है, यानी कि वैकेंट है। ये सारा स्पेस एम्प्टी वैकेंट है, और ये वाला स्पेस ऐसा है जहां पर सारा का सारा पॉजिटिवली और सारा का सारा मास जो बेटे है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात यहां से ऑब्जर्व की गई, सिर्फ इतनी ही सी बात ऑब्जर्व की गई थी। क्या बात? कि सेंटर में आपका जो रीजन है, यानी कि जो वॉल्यूम है, वहां पर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो बाकी जो पार्ट है एटम का वो खोखला है। यानी इससे जो थॉमसन का मॉडल था, इससे पहले क्योंकि सर थॉमसन ने भी अपना एक मॉडल दिया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते थे, उसके अकॉर्डिंग एटम को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि जैसे वाटरमेलन होता है, यानी कि अगर आप समझें कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज में पूरा अगर आप काटेंगे तो पूरा जो रेड पोर्शन होता है, सर थॉमसन के अकॉर्डिंग जो सारा रेड पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो तरबूज में जो इम्बीडेड बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उसको उन्होंने कहा था वो इलेक्ट्रॉन है। तो इससे पहले जो अपने थॉमसन मॉडल जो आया था उसमें बताया गया था कि प्रोटॉन या पॉजिटिव जो चार्ज रहता है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उसमें, और इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है बीच बीच में। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ने कहा कि होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है, अपने अकॉर्डिंग समझ लेना इसको। तो आपके रदरफोर्ड मॉडल में यह बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म होता तो कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होता, जबकि यहां पर पूरा बहुत ज्यादा है और यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर में एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में वो मौजूद है, और सारा का सारा मास ऑफ द एटम भी यही मौजूद है, 99% ऑफ द मास। 99% ऑफ द मास ऑफ एन एटम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे चलकर ये बात को जानेंगे, और आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि जो ये होता है इसमें ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया, आगे जाकर के देंगे बोर वगैरह। तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इतना हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का भी मास कुछ ना कुछ होता है, माना नेग्लिजिबल होता है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ तो होता है। इसीलिए उस कुछ ना कुछ के कारण हम 100% नहीं कह रहे कि कॉन्सेंट्रेटेड वहां पर होता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि यहां पर भी है। तो 99.99% मास जो होता है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बस ये इसी बात को अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। सिर्फ इतना सही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे बच्चों। मैं थोड़ा सा इसका एसी का सिस्टम सही कर लेता हूं, ठीक है ना? हाँ, टेम्परेचर थोड़ा सा, ठीक है, आई होप समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी यार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अगर आपको समझ में आने वाला होता तो वहीं से आ जा रहा होता। कुछ जो प्रॉब्लम रह गई होगी उस प्रॉब्लम को ही अगर हमने देखना है तो हमें एक एक माइन्यूट तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलना पड़ेगा, और चीज़ें ऐसी है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको समझ में आए कि क्या मुझे क्वेश्चन समझ में आता है। अब नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ये मेरा फॉर्मेट है समझाने का, ताकि आप लोग जब भी प्रैक्टिस करो आप ऐसे ही करो। अब अगर कोई बोले कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने उसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और उसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर। ये दो चीजें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एटम मॉडल से निकल के आती है, क्योंकि इतनी बात तो क्लास 9th में भी थी। अब कुछ जो एक्स्ट्रा है जिस पर क्वेश्चन बनता है, एनटीए क्वेश्चन बनाता है, वो टॉपिक क्या है? वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या इंपैक्ट पैरामीटर। मतलब दोनों अलग अलग चीजें। अब देखो, जैसे हमारे पास बेटे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अब ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है? मैं डेरिवेशंस भी रास्ते में करवाते ही चलूंगा, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती, कारण यही है कि हम अच्छे से उसको समझते नहीं है। जहां पॉसिबल हो, क्योंकि आज का लेक्चर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, पूरा का पूरा सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, तो ऐसी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि सर हम इसके अलावा कहां से पढ़े। सब यही होगा जो कुछ होगा एटम का, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 1 मिनट बच्चों रुको।
तो अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का सिंपल सा फंडा क्या होता है, इसका सिंपल सा फंडा बच्चे ऐसा होता है कि हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल, मान लेते हैं हमारे पास एक बच्चे अल्फा पार्टिकल है इस तरीके का, ठीक है, और यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई गोल्ड फॉइल है, जो पीछे एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी की बात कर रहा हूं। तो वो जो अल्फा पार्टिकल था वो यहां की तरफ बॉम्बार्ड जब किया गया, इसकी तरफ टारगेटेड है, तो सामने जो गोल्ड फॉइल है उसका एक एटम हमने कंसिडर कर लिया, तो ये गोल्ड का एटम है Au का और m का। तो यहां पर अगर मैं मानूं कि अगर हम अपने नॉलेज के हिसाब से देखें तो हमें पता है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। न्यूक्लियस पे जो चार्ज मौजूद होता है, अभी पीछे मैंने आपको समझाया बच्चों कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज मौजूद होता है वो प्रोटॉन का चार्ज ही होता है, यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही चार्ज मौजूद होगा। अब इसे ऐसे समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम टाइप का। प्रोटॉन का चार्ज भी बेसिकली कितना होता है, इतना ही होता है। अगर कोई पूछे प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सोचो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर मौजूद होता बीच में, तो कितना चार्ज होता सेंटर में, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन प्लस में, है ना। अगर 2 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का चार्ज, अगर 3 होंगे तो 3 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का चार्ज। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एटम मौजूद है इस तरीके, जैसे मैं यहीं पे समझाता हूं, इसी इक्वेशन में समझाता हूं। जैसे आप ये समझिए कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम मान लेते हैं x है और इसका z और a है। z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? एटॉमिक नंबर को। अगर सर ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसमें। यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है? z, यानी कि इसके अंदर z प्रोटॉन मौजूद है। एक प्रोटॉन का जो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बच्चे, वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, यानी E के बराबर, स्मॉल e के बराबर। तो 2 अगर प्रोटॉन्स होते तो कितना चार्ज होता? 2e के बराबर। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 3e के बराबर। लेकिन यहां पे Z प्रोटॉन्स है, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर है, इसलिए कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि Z E के बराबर चार्ज यहां पे मौजूद होना चाहिए? आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। 2 प्रोटॉन होते तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 होते तो 3 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 4 होते तो 4 × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज आगे पॉजिटिव लगा रहा हूं, लेकिन यहां पे Z प्रोटॉन मौजूद है, इसलिए Z × 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के न्यूमेरिकल चार्ज के बराबर। इसका मतलब ZE चार्ज मौजूद है इसके सेंटर पे। आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो इसके पास कितना चार्ज होगा? सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि मैंने पीछे ही आपको बताया कि जो आपके पास अल्फा पार्टिकल होता है वो कुछ और नहीं, 2 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उसमें सिर्फ। तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है, यानी एक प्रोटॉन का चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर मौजूद है यहां पर चार्ज, इसलिए वहां पे मैंने रख दिया। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये समझना है कि मान लेते हैं ये और ये पहले एक दूसरे की इंटरेक्शन में नहीं थे, ये बहुत दूर था, ये बहुत दूर था, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये इसकी तरफ आगे बढ़ना चालू करता है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यहां पर काम करना चालू करेगा। इसे ऐसे समझते हैं कि इनिशियली जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी जो थी वो अपने मैक्सिमम पे थी, पीक पे थी। आप चाहो तो उसे हाफ mv² लिख सकते हो, मास और वेलोसिटी जो भी इसकी रही होगी इस इंस्टेंट पर, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है इस इंस्टेंट पर, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मिनिमम रही होगी, और वो कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कुल मिला के ऐसा समझो कि ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे 2 मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर आप दोनों के सेम पोल को एक सामने लाओगे। लेकिन इसको इधर रख दिया, इस मैग्नेट को इधर रख दिया, अभी ये दोनों के दोनों रिपेल नहीं करते, ऑल्दो इसका नॉर्थ सामने रखा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के फील्ड में नहीं आए। तो वैसे ही करके अभी जब तक ये एक दूसरे के फील्ड में नहीं है, इनके बीच में किसी तरह का कोई पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ये अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा। आप इसको ऐसे ही समझो जैसे मैग्नेट था, तो एक मैग्नेट यहां रखा हुआ, एक मैग्नेट यहां रखा हुआ। अब ये मैग्नेट जब यहां से भागता आ रहा है, ऐसे ये अपनी फुल काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे आएगा आपको महसूस होना चाहिए कि इसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे अपनी वेलोसिटी के कारण यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब इसको इस केस में मैग्नेटिक रिपल्शन झेलना पड़ेगा। सेम यहां पर भी होगा, जैसे जैसे ही अपनी फुल काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसको ये प्लस चार्ज रिपेल करता जाएगा, फिर भी आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। इसको ऐसे समझिए जैसे पेन है, इस पेन को मैं ऊपर फेंकता हूं फिर ये नीचे आ जाता है। अब आप देखो, मुझे पता है कि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन फिर भी तो ये ऊपर गया एक सर्टेन लिमिट तक। क्यों गया होगा? सर इसीलिए गया क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी मैंने दी थी कि वो कम से कम इतना ऊपर जा पा रहा है, ऑल्दो ग्रेविटी उस पर लग रही है। यानी कि ऐसा समझो कि मैंने इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऊपर को फेंका। अब मान लिया ग्रेविटी इस पर 4 न्यूटन से नीचे खींच रही है, तो स्टिल फिर भी ये 10 में 4 गया, 6 न्यूटन से ऊपर जा रहा है ऐसा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे ही करके इस पे फोर्स ऐसा नहीं कि एकदम से लग गया, फोर्स लगते रह रहा था, इससे इसकी स्पीड कम होती गई, कम होती गई, कम होती, एक लिमिट ऐसी आई जब इसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो गई, एक ऐसी सिचुएशन आई होगी। तो मैं समझ सकता हूं, मान लेते हैं वो सिचुएशन यहां कहीं पर आ गई, और इस सिचुएशन पर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटे अगर मान लेता हूं, मैं कहता हूं जीरो हो गई, यानी कि मिनिमम हो गई। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, यानी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम हो चुका होगा, ये तभी पॉसिबल है। और हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला बेटे क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में ये होती है। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा हुआ, बहुत बेसिक है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो Q1 Q2, इसका चार्ज कितना है, यहां पे देखो 2E है, उसका चार्ज कितना है, ZE है। अब इनके बीच का वो डिस्टेंस जहां पर ये घटना घटित होती है, मान लेते हैं उस चीज को मैं R ऑफ C कह देता हूं बच्चे। तो ये R ऑफ C ही असल में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट अप्रोच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ज्यादा ये अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि इस फील्ड के अंदर ही नहीं घुस सकता, क्योंकि प्लस ने इस प्लस को रिपेल कर दिया। वो कहता है इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते क्योंकि अब रिपल्शन मैक्सिमम है। तो इसीलिए इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कहने का मतलब इस केस में वो कौन है, यहां पर RC है। बस हमें समझ में आ गया। तो ये वाला बच्चों, ये वाला टाइम था इनिशियल, मतलब अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूं आपको, देखो आराम से करो, मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, टाइम ही लगेगा बस, और कुछ नहीं लग सकता। आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देख लो, लेकिन इतना ही है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं फुल तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। इनिशियल कंडीशन ये थी। फाइनली मुझे बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा फॉलो करता है, यानी कि हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी टोटल पहले थी, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है, वही बाद में भी होनी चाहिए। यानी कि जब आपने उस समय ऑब्जर्व किया था, जो बिफोर वाला केस है, एनर्जी जो बिफोर थी और एनर्जी जो आफ्टर है, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे बच्चों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ mv² यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर आप इन दोनों को यहां पर ऐड करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो देखने को मिलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद 2ZE², कितना 2ZE², और यहां पर कितना हो गया बेटे RC। हमें RC ही निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या मैं RC को इसको उठा करके उस तरफ शिफ्ट कर दूं? तो जैसे ही मैं उसको उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां का ही रहेगा, 2ZE² यहां का ही रहेगा। बस RC² को मैंने इससे सिर्फ रिप्लेस कर दिया, ये वहां गया, वो नीचे आ गया, वो ऊपर चले गया। तो यहां पे कितना बचा मेरे पास, हाफ mv²। तो बच्चे ये जो रिजल्ट आया, इसी को हम कहते हैं कि यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, वो तरीके मैं आपके सामने लिख देता हूं, क्योंकि आपको अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कोई बच्चा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करके 4 बोल दे, लेकिन मत बोलो, क्योंकि ये याद करने के लिए आसान रहता है। मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे आप बोल सकते हैं। और बच्चे आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि 9 × 10⁻⁹ होता है। और ये जो चीज आपको दिख रही है ये हो गई 2ZE², और नीचे जो आपके पास चीज हो गई, इसे आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो आया था। तो ये एक फॉर्मेट इसको लिखने का ये हो सकता है, जो आपको शायद यहां पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक फॉर्मेट इसको लिखने का बेटे ये हो सकता है। उसी तरीके से आप चाहे तो उसको अपने अपने तरीकों से लिख सकते हो, बट दिस इज द राइट वे टू राइट दिस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये ऐसे ही याद रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगला टॉपिक जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा, इंपैक्ट पैरामीटर आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। अच्छा, एक बात यहां पे समझने वाली ये है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो रहता है वो मास के इनवर्स प्रोपोर्शन में, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि m के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि और पैरामीटर्स पे बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं पूछता। और m यहां पर कौन है ये भी आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि m इस अल्फा पार्टिकल का मास है। यानी कि ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अल्फा पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है, अगर इस अल्फा पार्टिकल की जगह कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए जिसका मास ज्यादा हो या कम हो, तो इंपैक्ट पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये समझाता है कि जितना ज्यादा मास होगा, डिस्टेंस, आई एम रियली सॉरी, मैंने इंपैक्ट पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा बोला, मैं कहना चाहता था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या फर्क पड़ेगा, तो उस पे इनवर्स फर्क पड़ेगा। अगर आपने इससे हैवियर मास ले लिया अल्फा पार्टिकल से, तो यानी मास ज्यादा ले लिया, तो RC कम हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा आगे तक। और ये समझ में भी आता है कि ये सही बात है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने मास इसकी जगह ज्यादा ले लिया, अल्फा पार्टिकल की जगह कोई ऐसा पार्टिकल ले लिया जिसका मास अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये कहता है कि m ज्यादा होने पर r कम हो जाएगा। r कम होने का मतलब है कि ये और कम हो जाएगा, यानी कि वो और अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। आप खुद सोचो कि ये जितना ज्यादा हैवियर होगा,
ये उतना अंदर तक पेनिट्रेट करने की क्षमता रखेगा कि रखेगा? रखेगा। क्या आप मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे बच्चों? हाँ, समझ पा रहे हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। जितना ज्यादा हैवी मास होगा आरसी उतना कम होता रहेगा, क्योंकि उतना अंदर घुसने की क्षमता रख पाएगा। ठीक है, हाँ, गुड। तो अभी एक टॉपिक अपने को समझ में आ गया, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसे ही मुझे समझ में आया तो मुझे मन करा कि सर एक अगला टॉपिक भी डिस्कस कर लो लगे हाथ, और उस टॉपिक का नाम होगा इंपैक्ट पैरामीटर। क्या नाम होगा बच्चों? इंपैक्ट पैरामीटर। तो मैं इस चीज को यहां से, आपको लगेगा कि डिलीट कर रहा हूं बच्चों, लेकिन मैंने डिलीट नहीं करा। ये सेम चीज आपको पीछे वाली स्लाइड में दिख जाएगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप बता देना, मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम का अतः पता। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, अब कोई भी क्वेश्चन अगर यहां से बनता है ना तो वो यही होंगे, फिर और कुछ बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि खुद ही आप सोचो, जब हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं उससे नहीं पूछेगा कि रदरफोर्ड के कंक्लूजन क्या थे वगैरह वगैरह, वो हमें पता होने चाहिए ताकि हमारी स्टोरी क्लियर रहे। लेकिन क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे इंपैक्ट पैरामीटर की बात करूं तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा बच्चों? इंपैक्ट पैरामीटर फिर से आपके पास वही गोल्ड फॉइल का वो गोल्ड एटम है जो यहां पर था, जिसके पास मैंने बहुत क्लियर तरीके से बताया जेड का चार्ज है। क्यों है? बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें, नहीं है तो मैंने 2-4 बार बोला पीछे, उसको सुनो जरूर। कई बार आपको लगता होगा कि मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं 2 बार 3 बार, क्यों कर रहा हूं? उसका कारण यही है बच्चों कि हो सकता है आपको समझ में आ गई, लेकिन किसी बच्चे को समझ में वो ना आई हो, और वो कोई बच्चा कभी आप भी हो सकते हो। इसीलिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जब तक मुझे लगता है तो मैं रिपीट करता रहता हूं। अब इधर देखना सर, इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कोई, जैसे आप गोल्ड फॉइल की बात करो फॉर एग्जांपल, आप देखोगे इसके सेंटर से आप इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन को आपने निकाल दिया जो कि यहां से आ रही थी। अब यहां से लगातार उनका बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, किसका? अल्फा पार्टिकल्स का, इस तरीके से। ये तो अपना ऑरम यानी कि गोल्ड फॉइल का एक एटम है, गोल्ड एटम। अभी क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास, बच्चों एक समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास इस तरीके से एक ये आया, क्या नाम है? अल्फा पार्टिकल आया इस डायरेक्शन में। अल्फा पार्टिकल बच्चों जैसे ही यहां पे अल्फा पार्टिकल आया, इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल आया किसी सर्टेन वेलोसिटी v के साथ, ये एक अल्फा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी सर्टेन वेलोसिटी, किसके साथ? किसी सर्टेन वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड के साथ ये मूव करता हुआ उधर को है। जैसे ही ये यहां कहीं पहुंचता होगा, क्या आपको ये महसूस होता है कि ये तुरंत से डिफ्लेक्ट होता होगा और ये किसी सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्शन शो करता होगा? क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग मोर देन अ पॉजिटिव चार्ज। वो एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में आता होगा, फील्ड इफेक्ट के कारण, यानी कि पॉजिटिव रिपल्शन के कारण वो रिपेल हो जाता होगा। ऐसे ही करके मान लेते हैं एक दूसरा केस लेते हैं कि यहां से भी एक अल्फा पार्टिकल आ रहा था। अब बच्चे यहां जरा समझना, यहां से भी एक अल्फा पार्टिकल आ रहा था इस तरीके से। जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहां आए, कुछ आगे तक जा पाया और उसके बाद इसने रिपल्शन को शो किया। उसके बाद बेटे इसने क्या किया? रिपल्शन को इसने शो किया, इस तरीके से रिपेल हो गया। बस 2 ही केस बनाऊंगा, ये अपने आप में ही सफिशिएंट है समझाने को कि आगे सिचुएशन में हो क्या रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं, रुक जाओ। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा केस है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक आता है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि वो प्लस प्लस के रिपल्शन के कारण ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। अब इंपैक्ट पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है? ये एक तरह का डिस्टेंस है, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? असल में कोई भी अल्फा पार्टिकल जो जा रहा होता है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस इमेजिनरी लाइन से, जो कि सेंटर से ज्वाइन करके बनी हुई है। यानी सेंटर से ज्वाइन करते हुए आप एक बाहर को एक लाइन लाएंगे, तो इससे अगर आप इसको इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, दैट दिस डिस्टेंस b विल बी कंसीडर्ड एज द इंपैक्ट पैरामीटर। ये b ही इंपैक्ट पैरामीटर होगा। इस केस में इंपैक्ट पैरामीटर ये है, और इस वाले केस में ऊपर वाले अल्फा पार्टिकल के लिए इंपैक्ट पैरामीटर वो था, है ना? तो इसे b डैश कहता हूं समझाने के लिए। तो इंपैक्ट पैरामीटर b जो होगा ये क्या बताता होगा, इसको हम समझते हैं। असल में होता क्या होगा, ये जो एंगल होगा, अगर आप इसको कंसीडर करो, इस एंगल को और इस एंगल को, जैसे देखो एक बारी में इस वाले केस में थीटा कह देता हूं, इस वाले केस के एंगल को थीटा डैश कह देता हूं। आपको शायद देखने से दिखना चाहिए कि जो थीटा डैश है वो कंपैरेटिवली वीकर हो गया थीटा के, यानी कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये वाला एंगल छोटा और ये वाला बड़ा है। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी समझाता हूं, डोंट वरी, मैं समझा रहा हूं। इंपैक्ट पैरामीटर जो होता है बेटे, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 ZE², और यहां पे होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है बेटे cot θ/2। मैं एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए बीच में, ठीक है ना? बहुत इजी बात है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे आप बोलोगे इतना इजी था क्या? सच में इजी है। इंपैक्ट पैरामीटर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अभी कैसे याद होगा अभी मैं बता दूंगा, बहुत इजी है याद करना। अगर आप समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो,
इस सेंट्रल लाइन से ऊपर या नीचे की तरफ आप जाओगे तो असल में आप ऊपर या नीचे कहने का मतलब है कि आप न्यूक्लियस से दूर या पास जा रहे हो, क्योंकि जब आप इस सेंट्रल लाइन के अलोंग हो तो आप सीधे न्यूक्लियस की तरफ जा रहे थे, लेकिन अगर आप इससे ऊपर या इससे नीचे अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हो तो इसका मतलब आपने न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, न्यूक्लियस से जब डिस्टेंस किसी अल्फा पार्टिकल का बढ़ेगा तो जो लगने वाला फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला जो फोर्स था, अल्फा पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो कम होना चाहिए ज़्यादा? ऑब्वियसली सर वो कम होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, आर अगर बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा। शायद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले से भी जानते होंगे और जनरल नॉलेज से भी जानते हैं, क्योंकि उसके फील्ड से दूर जा रहा है, इसका मतलब उस पर रिपल्शन कमजोर होगा। रिपल्शन कमजोर होगा यानी कि डिफ्लेक्शन उसका कंपेरेटिवली वीकर होगा। तो ये डिफ्लेक्ट तो करा, ये ब्लू वाली लाइन से डिफ्लेक्ट तो करा, लेकिन एज कंपेयर टू इस येलो वाली जो पाथ था या कोर्स था उसके कंपैरिजन में ब्लू वाले ने कम डिफ्लेक्शन शो किया। उस कम डिफ्लेक्शन को ही मैंने बोला कि एंगल कम हुआ। तो आपको शायद क्लैरिटी होगी कि कहने का मतलब है जितना हम क्लोजर होते रहेंगे न्यूक्लियस वाली लाइन के, इस सेंट्रल लाइन के जितना क्लोजर हम जाते रहेंगे हमारा एंगल उतना ज्यादा इंक्रीज करता रहेगा। और जैसे जैसे इंक्रीज मतलब डिफ्लेक्शन हाई होंगे, तभी तो आपने देखा कि 8000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पे वापस आ गया। इसका मतलब एंगल इतना ज्यादा हो गया। आप 180 डिग्री से ज्यादा क्या लोगे? अब इसको मैथमेटिकली समझाता हूं मैं आपको। देखो, सोचिए बच्चों कि इफ एक केस लेता हूं b बराबर 0 हो गया, यानी इंपैक्ट पैरामीटर अगर 0 हो गया, जिस समय इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो गया मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो इस वाले पाथ को ट्रेस कर रहा है, यानी कि वो सीधे सीधे न्यूक्लियस से टकराने वाला है, यानी कि न्यूक्लियस की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है। अगर b 0 हो गया इसका मतलब एक यही है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब सिर्फ यही है कि अलोंग टू द सेंट्रल लाइन ऑफ एक्शन। अभी समझाने के लिए मैंने आपको यहां पर लिखा, ठीक है ना, आप अपने आप समझ, सेंट्रल लाइन ऑफ एक्शन जिसको कि मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया, डॉटेड पिंक, आप शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे ही b 0 होगा, आप सोचो कि b 0 हो गया तो ये सारा टर्म ये तो 0 हो नहीं सकता, ये z 0 होता नहीं, e 0 होता नहीं, हाफ मास कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल का है, कुछ वेलोसिटीज आ रहा है, तो ये तो 0 होगा नहीं। तो इस पूरे को 0 करवाने के लिए जरूर ये जिम्मेदार रहा होगा। ये आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हो, सिंपल मैथ्स लगा के कि अगर 0 हो गया तो कुल मिलाकर ये तो 0 है नहीं, तो ये cot थीटा बाई 2 को 0 होना पड़ेगा, cot थीटा बाई 2 को 0 होना पड़ेगा। और बेटे cot की वैल्यू 0 कहां पर होती है सर? 90 पर। इसका मतलब cot थीटा बाई 2 को हम बोल सकते हैं कि ये cot 90 हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं कि थीटा बाई 2 90 डिग्री हो गया। और अगले ही स्टेप में बेटे हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 90 इंटू 2 यानी कि 180 डिग्री हो गया। तो अब यहां से क्या समझ में आता है? यहां से यह समझ में आता है कि b 0 जब होगा तो थीटा 180 डिग्री होगा। थीटा कौन था हमारे अकॉर्डिंग? थीटा हमारे अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन था, कि वो कितना एंगल डेविएट कर रहा है। आप सोचो कि 180 डिग्री का डेविएशन समझते हैं आप, कि ऐसे अगर ऐसे होता 90 लेकिन 180 ऐसे हो गया, यानी कि हमारा अल्फा पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था वो वापस घूम के ऐसे हो गया, रिटर्न बैक हो गया, बाउंस बैक हो गया। जो 8000 में से एक वाली घटना थी वो घटित हो गई। तो कुल मिलाकर जो केस सी था वो एक्सपेरिमेंट में वो यहां पर हो चुका है। तो आपको क्लैरिटी आ चुकी है कि ये बी का थीटा के साथ रिलेशन क्या है। अब इससे पहले वाले केस में मैंने आर सी का यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रिलेशन आपको एम के साथ समझाया, कैसे कैसे करके थोड़ा फील लेने की कोशिश की। अभी थोड़ा फील यहां पर भी ले लो, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उसे विजुअलाइज कर सको, कि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब विजुअलाइज कैसे करोगे? सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। अब मैं फॉर्मूला याद करवा भी दूंगा, आपको समझा दूंगा कैसे याद होता है। फिलहाल इधर देखो, क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटे? क्वेश्चन ये बन सकता है, सिंपल सी बात बताओ कि इंपैक्ट पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के साथ। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा कि कम होगा, ऐसे करके। यानी बी और थीटा का रिलेशन क्या है आपस में, ये पूछा जा सकता है। अब वो कैसे हम समझ सकते हैं? हम ऐसे कहेंगे, आप इधर समझना, कितने बच्चे समझते हैं कि अगर मैं थीटा की वैल्यूज को कुछ रखता हूं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बेटे मैंने यहाँ थीटा की कुछ वैल्यूज लिखी है। अब मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा हूं, मैंने तभी कहा है कि मैथमेटिक्स पढ़ते से बेसिक मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए, और बेसिक मैथमेटिक्स में मैं सिर्फ 5 लेक्चर्स लेता हूं। एक ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आपने पढ़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाता हूं तो इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ में आती है क्लास 10 की, इसकी वैल्यू इतनी होती है, 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 इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। ये बेसिक सी चीज है। अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर हमें यहां पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसी के कारण आप चैप्टर में फंस जाते हो, अदरवाइज चैप्टर तो बहुत ईजी होते हैं। अब अगर आप देखोगे इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, जबकि एंगल वाइज भी ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा था।
अगर आप सिर्फ देखोगे एंगल जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि थीटा और tan थीटा के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी थीटा बढ़ने पर tan थीटा बढ़ता है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सर, आप सही कह रहे हो। और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, ये सबसे छोटा है? तो अगर आप देखो थीटा तो मैं बढ़ा रहा हूं लेकिन कॉट थीटा घट रहा है। और ये बहुत बेसिक बात भी है क्योंकि हम शायद जानते भी होंगे कि थीटा tan थीटा को हम 1/cot थीटा बोलते हैं, ऐसे भी समझते होंगे और ऊपर वैल्यू वाइज भी समझ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के थीटा बढ़ने पर tan थीटा बढ़ता है और थीटा बढ़ने पर कॉट थीटा घटता है। ये बेसिक सी बात है क्योंकि थीटा और कॉट थीटा के बीच में उल्टा रिलेशन। सर क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चे कि इस केस में आप ध्यान से देखो कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने थीटा को इंक्रीज करा तो मुझे बताओ कि कॉट थीटा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? कॉट थीटा डिक्रीज होगा सर, क्योंकि मैंने दिखाया थीटा और कॉट के बीच में उल्टा। अगर थीटा बढ़ा रहा हूं तो कॉट डिक्रीज होगा, और कॉट अगर डिक्रीज होगा तो कॉट बी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कर दी, सिर्फ थीटा के साथ रिलेशन देख रहा हूं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये कॉट थीटा घट रहा है अगर, तो बी क्या होगा? आप बोलोगे सर बी भी घटेगा। तो इसका मतलब रिलेशन इसके और इसके बीच में तुरंत निकल गया कि थीटा और बी के बीच में कहीं ना कहीं उल्टा रिलेशन है। ये हमें यहां पर समझ में आ गया, यानी थीटा और बी के बीच में बेटे उल्टा रिलेशन है, यानी कि थीटा बढ़ने पर बी घटेगा और थीटा घटने पर बी बढ़ेगा। अब आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, आप इसको प्रैक्टिकली रिलेट करो तो समझ में आ जाएगा एकदम से। तो देख के ना कई बार बच्चे जिनको मैथ्स ढंग से क्लियर नहीं होती वो एकदम बोलते हैं थीटा और बी का डायरेक्ट रिलेशन। थीटा और बी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं देखना, आपको समझना होगा कि थीटा और बी का उल्टा रिलेशन है, क्योंकि हमने बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली ये कवर किया। थीटा बढ़ने पर ये घट रहा है और इसके घटने पर ये घट रहा है, इसलिए थीटा बढ़ने पर बी घट रहा है। ठीक है? हाँ, आप मुझे बताओ अगर यहां कॉट के 10 होता तो क्या होता? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अब इसको फील करते हैं। सर आप खुद सोचो, जैसे जैसे आपका बी कम कम होता है इसका मतलब आप कुछ और नहीं कर रहे बल्कि आप न्यूक्लियस के नजदीक आ रहे हो, और जब आप न्यूक्लियस के नजदीक आ रहे हो तो आप पर जो पड़ने वाले फोर्सेस के इफेक्ट्स होंगे वो और मजबूत होंगे। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि एंगल डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्लोजर आते रहोगे आपको रिपल्शन उतने हैवी महसूस होने लग जाएंगे उसके नजदीक आने पे। तो बी जैसे जैसे आप घटाओगे, क्या थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़? जनरल नॉलेज था, मैथ्स लगाने की क्या जरूरत है इसमें, लेकिन बट स्टिल हमने क्लैरिफाई कर दिया। तो कितने बच्चों को दोनों तरीके समझ में आना चाहिए, मैथमेटिकली और फिजिकली। जब हम इन दोनों तरीकों से समझ पाते हैं तो ही हम हमारी कंपेटेबिलिटी बैठ पाती है, तो हमें चीजें ऑब्वियस लगने लग जाती हैं। तो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे बी कम होगा, यानी कि जैसे जैसे हम इस लाइन ऑफ एक्शन के नजदीक आएंगे, डॉटेड पिंक के नजदीक आएंगे, न्यूक्लियस के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन मजबूत होता रह रहा है। तो बी जैसे जैसे कम हो रहा है थीटा बढ़ रहा है, और इसका उल्टा अगर मैं ऊपर जाते रहूंगा तो बी बढ़ा रहा हूं लेकिन थीटा कमजोर होता रहेगा क्योंकि उस समय डिफ्लेक्शंस कमजोर होते रहेंगे। दैट्स ऑल, वेरी नाइस। तो आपको इंपैक्ट पैरामीटर भी बच्चों समझ में आ गया और आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी समझ में आ गया। सर एक काम कीजिए, सर इन दोनों का प्लीज हमें एक काम कीजिए, इन दोनों का एक समरी बता दो। बेटे आ जाओ, देखो समरी क्या है। जो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, दिस इज नथिंग मोर देन 1/4πε0 2ze² डिवाइडेड बाय हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब जिस बच्चे ने अभी मेरे साथ पढ़ा उसको, जिसने डिराइव किया उसको ये फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि मेरे से पर्सनली पूछोगे सर आपको कैसे याद हुआ, मुझे डिराइव करके ही याद होता है। कोई नहीं कह रहा आपसे नीट के एग्जाम में कि डिराइव करो, और आप नहीं ऐसा सोचना कि सर आप डिराइव क्यों करा रहे, डिराइव कर। लेकिन मैं देखता हूं सबसे बड़ा लूप होल जो मैंने ऑब्जर्व किया इतने सालों में बच्चों को पढ़ा करके, कि जो बच्चे को नहीं आ रहा होता जिसको आ रहा होता है, बेसिक फर्क क्या होता है? बेसिक फर्क यही होता है कि जिस बच्चे को आ रहा होता है उसको स्टोरी पीछे की पता होती है कि कैसे आया था, और बाकी बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मूले याद कर लेते हैं और अप्लाई कर लिए, नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले अप्लाई करने की नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है अभी। हाँ, अब देखते हैं आप कितना समझ पाओगे इस बात को। इसी तरीके से बेटे हमारे पास जो ये चीज है इसका फॉर्मूला क्या है? अब देखो, जब मैं लिख रहा हूं अगर मैं याद करके चलूंगा तो मुझे रोज रोज रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने किसी जमाने में पढ़ा हुआ था और आज आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं बिना रिवाइज करवाए। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में, मैंने आपको खुद अभी डेरिवेशन कराया तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। मुझे क्लैरिटी कैसे पता है? अच्छा, उसका तो डेरिवेशन फिर भी नहीं कराया, देखो इसका होगा भी नहीं डेरिवेशन आपके उसमें। ये जो 2 है, सिर्फ इस 2 को भूल जाओ, ze² लिखो और नीचे बाकी की सेम चीज होगी, हाफ mv²। सर 2 को क्यों भूल जाएं? 2 का कोई हिसाब किताब नहीं है। होगा बेटे हिसाब किताब, तो इसलिए 2 के जगह पे cot θ/2 लिख देना बस। cot θ/2 आ गया 2 के प्लेस पे। तो ये जो आपके पास बेटे रिलेशन बना, ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है। तो आपको याद करने के लिए भी आसान, क्योंकि ये याद करना तो काफी आसान है, क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं लगाया था, आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया था। उस समय याद करो, हाफ 1/4πε0 Q1 Q2 करा था आपने, और अपॉन R क्या था, वो R उधर चले गया, काइनेटिक एनर्जी इधर आ गई, बस इतना ही हुआ। और Q1 Q2, ये 2 क्यों आया इसकी क्लैरिटी आ रही, क्योंकि हमारे पास अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज था वो 2e था, उसका 2e और उसका ze मिलकर 2ze² हुआ। पूरी क्लैरिटी है। इस तरह की अगर क्लैरिटी हमें रह रही है तो हमें बहुत समझ में आएंगी चीजें। यहां से बेटे हमें यहां से
यहाँ से बेटे हमें जो चीज़ समझ में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि जो ये आर सी रहता है ये एम के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी अगर आप हैवियर मास लाओगे अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा तो आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो जाएगा। और यहाँ बी का हमें समझ में आया कि बी का रिलेशन भी थीटा के साथ बेटे कैसा है, उल्टा रिलेशन है, जैसे जैसे बी कम होता है थीटा वैसे वैसे बढ़ता है। ये दो बातें कंक्लूजन, इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछने वाला पूछेगा तो, लेकिन इसके लिए क्लैरिटी पूरी जरूरी थी जो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया 2-3 बार और अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया, लैंग्वेज बदली है बस, लेकिन यही है। आप इसका जवाब मुझे खुद बताओ कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद वेलोसिटी v bombards of a heavy particle of z, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass ms। मैं इसका जवाब पीछे ही बता चुका हूं तो मैं इसका जवाब अब नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको पीछे दोबारा देखने की जरूरत है, अगर आ गया तो टाइम स्टैम्प्स के साथ क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना हैवी लग रहा है, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया था। अब इसको देखकर मत घबराना कि क्वेश्चन इतना लंबा, क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत सिंपल है, आप खुद देखो। इन अ गीगर-मार्टिन एक्सपेरिमेंट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ mv², alpha particle of energy half mv² bombards the heavy target nucleus of charge Ze. In the modified version of the above experiment, a bombarding particle of 3 times the mass and 2 times the charge of an alpha particle moving with the same speed as earlier, if used as the bombarding particle, keeping the heavy target nucleus the same as earlier. If the distance of closest approach in the first case is r0, then the distance r0, then determine by what factor does the distance of closest approach changes in the modified version of the experiment। प्लीज एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़ो, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में क्वेश्चन लंबा हो गया और इंफॉर्मेशन देने के चक्कर में क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा है हमारे पास। हुआ क्या, एक बार सिचुएशन को समझो। ये कहता है कि जो गीगर-मार्टिन एक्सपेरिमेंट जो हमने पीछे देखा जिसे हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं अल्फा पार्टिकल वाला, ये वही एक्सपेरिमेंट की आधी बात तो इसने उसी की करी। कैसे करी, इसने बोला कि एक अल्फा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, मतलब वही बातें करी जो मैं पीछे आपको बताकर आ रहा हूं इस क्वेश्चन में। बोलता है कि एक अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल हाफ mv² एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और ये बॉम्बार्ड किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया टारगेट पर और उस टारगेट पे बॉम्बार्ड किया गया न्यूक्लियस ऑफ Ze। इसका जो न्यूक्लियस है वो कितना है, Ze चार्ज रखता है, पिछली बार की तरह सेम टू सेम। बोल रहे इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसका मॉडिफाइड वर्जन, पहले तो ये था तो उस समय जो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस था वो r0 था, यानी कि इस केस में जो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस था वो r0 था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर कोई पूछे कि r0 कितना होता है तो हमने भी पीछे देखा कि 1/4πε0 2 टाइम्स ऑफ Ze। और ये तो बिल्कुल हमें सीधे याद है क्योंकि 2Ze, ये तो हमें सीधे याद है कि 2Ze² और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी और डायरेक्टली दे रखी हाफ mv²। तो ये तो हमें सीधे पता था, r0 की वैल्यू बेटे हमें दी हुई है। लेकिन वो कहता है कि मॉडिफाइड वर्जन में क्या हुआ, मॉडिफाइड वर्जन में ये हुआ कि पार्टिकल जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल था वो अल्फा पार्टिकल की जगह 3 टाइम्स मास रखता है, यानी अल्फा पार्टिकल का मास अगर m आपने कंसीडर किया था, इस बार जो भी वो पार्टिकल है, माना वो पार्टिकल x पार्टिकल है, अननोन पार्टिकल है, तो इसका मास बेटे इस बार में 3m मास इसका कंसीडर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, एंड 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अब मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था। अल्फा पार्टिकल में हम सभी जानते हैं कि प्लस का 2e चार्ज मौजूद था क्योंकि मैंने पीछे बहुत क्लैरिटी के साथ बताया। तो इसका मतलब जो ये पार्टिकल होगा इसके पास चार्ज को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, इसका मतलब इसके पास 4e चार्ज होगा। आपको क्लैरिटी नीचे 2 टाइम्स करने पर बोलता है, और सेम स्पीड, यानी कि स्पीड इसकी अगर v थी तो बेटे इसकी स्पीड भी v है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बोल रहा है अर्लियर इफ यूज्ड एज द बॉम्बार्डिक पार्टिकल कीपिंग द हैवी टारगेट एज सेम न्यूक्लियस द सेम, यानी कि जो हैवी टारगेट था जो उस समय वो सेम रखा गया, यानी कि वो अभी भी Ze है। तो वो पूछ रहा है कि अब आप बताओ कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं वो r' है तो r' कितना होगा, इतना बताओ, क्या फैक्टर से बदलेगा। हम कुछ नहीं करेंगे। अब जिस बच्चे ने डेरिवेशन किया वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, जिसको डेरिवेशन की क्लैरिटी है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर r0' बराबर कैसे निकाला था, उसको याद आएगा सर 1/4πε0, मैंने दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई था और नीचे पे डिस्टेंस था, तब पोटेंशियल एनर्जी निकली थी काइनेटिक के बराबर, लेकिन मैंने काइनेटिक को रिप्लेस कर दिया था तो यहां तो सर काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन ध्यान रखो हाफ mv² काइनेटिक होती है, लेकिन इस बार मास कितना हो गया, पहला m था तो इस बार 3m हो गया, m ही हो गया, और वेलोसिटी को उसने सेम रखा था तो बेटे वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। अब रही बात चार्जेस की, तो यहां वाले का जो चार्ज था इसका चार्ज कितना है, 4e हो गया इस वाले का, और उसका चार्ज बेटे कितना है, Ze। तो कुछ बच्चे ना यहीं पर गलती कर देंगे, वो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके चलते हैं 2Ze², दिक्कत है। असल में 2Ze² कैसे आया, 2e × Ze से आया, वो 2e के प्लेस पे भी 4e हो गया और दूसरा वाला Ze का Ze है। गॉट इट। अभी आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हो, r' 1/4πε0 देखते हुए चलो। इसमें से अगर मैं 2Ze² को एक साथ ले लूं, यानी 2Ze² को एक साथ ले लूं तो सिर्फ 2 बच जाएगा क्योंकि 2 2 4, बस बाकी कवर है।
ऐसे करके हाफ mv² को अगर मैं कंसिडर कर लूं, हाफ mv² को, तो जो बच गई चीज वो है 3, सिर्फ 3। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि सेम टू सेम वही चीज है जो मैंने यहां पर लिखी है r0। तो हमें क्या क्लैरिटी आ पा रही है कि सर कुछ भी नहीं हुआ, बस r0 डैश बराबर 2/3 टाइम्स ऑफ r0 हो गया, यानी कि पहले वाली डिस्टेंस से वो 2/3 टाइम्स हो गया। यानी कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हो गया, क्योंकि 2/3 लेस देन 1 होता है। तो आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। अब वैसे ही पूछ सकता था कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ, और 2/3 इसका आंसर है। 2/3 फैक्टर कम हो गया, इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो गई। ठीक है, हाँ, आप देख ही सकते हो उसने बेसिकली यहां पर ऑल्दो उसने चार्ज को 2 गुना किया, लेकिन उसने मास को 3 गुना कर दिया। तो चार्ज को बढ़ाने से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो रिपल्शन मजबूत होंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कायदे से घटना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली उसने मास भी बढ़ा दिया। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैं एक ऑपरेशन टाइप का करते हुए इस चीज का क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन ये नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको एक समझ बन गया कि इससे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते अगर उन्हें करना होगा। ये कोई बहुत हैवी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी वन। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस तो आते रहते हैं हमारे एग्जाम में, मतलब फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Rutherford scattering experiment when a projectile of charge z1 and mass m1 approaches a target nucleus of charge z2। बच्चों वही हो गया कि मैंने प्रोजेक्टाइल, यानी कि इस बारी में ऑफ चार्ज z1 चार्ज इसके पास मौजूद है और इसका खुद का मास m1 है, और जो टारगेट जो आपके पास है उसका z2 है और उसका मास m2 है। बोला इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्ट, इनके बीच का अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो r0 है, तो बोला इनके बीच की एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी के बारे में बता रहे हैं हम सभी जानते हैं बच्चों, जो क्योंकि जब डिस्टेंस, जब ये यहां पर पहुंच गया, इनके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही मौजूद है अब, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही है जो कि मैक्सिमम है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितनी हो गई कि 0। मैंने अभी पीछे पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में अब रिपल्शन लग गया फुल, अब वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी नहीं थी इसलिए नहीं बढ़ पा रहा। तो सवाल ये कि वो पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी। सर वो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 1/4πε0 जो भी चार्ज होगा, इस पे चार्ज कितना है z1 इंटू ई मान लो, अगर हाँ मतलब एक z1 अगर प्रोजेक्ट ऑफ सीधे z1 नाम दे रखा उसने चार्ज को सीधे नाम z1 दे रखा बेटे, उसने ये नहीं बोला कि एटॉमिक नंबर है वो, और दूसरे का चार्ज z2 है, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में डिस्टेंस होता है जो कि इस केस में क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो आप समझ गए होंगे कि यही आपका आंसर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आप देख लो इसमें से कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z1 z2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z1 पार्शियली ट्रू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 गलत है, उससे मास से डिपेंडेंसी नहीं है उसकी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, ये दोनों तो सरासर नहीं है, ये पार्शियली ट्रू था, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा बेटर है, पार्शियली ट्रू कहना भी सही नहीं है, गलत ही है वो, क्योंकि z1 इंटू z2 दोनों के क्लियर कट समझ में आ रहा है। ठीक है, अदर देन दिस एवरीथिंग इज कांस्टेंट, क्योंकि इसलिए हम बोल पा रहे हैं। अब देखो, अब मैंने फिर अब हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड मॉडल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से 2 कॉन्सेप्ट निकल गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और दूसरा इंपैक्ट पैरामीटर, दोनों को कवर किया, और उसी पर बेस्ड किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने देख लिया। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आगे भी फ्यूचर में, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए उतने क्वेश्चन सही हैं। अभी ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में फिर से दे दिया, स्टेट 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल। ऐसे जब भी मैं आपको पूछूं, तो ऑल्दो आप तैयारी कर रहे हो नीट की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आना चाहिए, ऐसे क्लैरिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा चीजें स्ट्रक्चर्ड रहती हैं। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन जब हम करते हैं तो करने क्वेश्चन ही अल्टीमेटली हमें, वो बात सही है, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे ये है, इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा हमने क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है। अभी ऐसे पढ़ोगे तो बोर के 3 पोस्टुलेट को रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो काम आती है, वही काम आती है एग्जैक्टली, ऐसे कोई बेकार की बातें नहीं लिख रही यहाँ पे। बोर की 3 पोस्टुलेट थी। एक्चुअली क्या हुआ कि रदरफोर्ड अपने मॉडल को समझाने में कुछ जगहों पर असफल रहे, ठीक है, जैसे वो नहीं समझा पाए स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन उस समय का जो मॉडल, जो क्लासिकल जो मॉडल था, उसमें बेसिकली एक बात बोली जाती थी, मैक्सवेल का जो मॉडल था, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है। असल में कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, अगर ये एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, क्यों है ये एक्सेलरेटेड, क्योंकि सर ये सेंट्रिपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब जरूर इस पर एक फोर्स पड़ रहा होगा जो उसको बार बार सेंटर की तरफ ला रहा है, तभी तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स सक्सेसफुल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है। इसका मतलब इस पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v² डिवाइडेड बाय r, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस पे होगा, यानी कुल मिलाकर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है
तो थ्योरी कहती थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो समय के साथ साथ ही अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा। अगर ये एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा तो ये इस तरीके से स्पाइरल पाथ को फॉलो करते करते फाइनली पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए। और अगर ये न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा तो एटम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी की घटना थोड़ी है। अगर ऐसा होने वाला होता तो कब का हो चुका होता। तो आपको इलेक्ट्रॉन दिखता कैसे सेपरेटली घूमता हुआ या कैसे समझ में आता? तो वो तो हमें दिखता है कि इलेक्ट्रॉन अलग है, घूम रहा, प्रोटॉन नीचे पड़े हुए। तो इसका मतलब कुछ तो है जिसके कारण ये स्टेबल रह रहा है। तो इस चीज को रदरफोर्ड अपने उस मॉडल से जो उन्होंने बताया था एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मॉडल आया सर नील्स बोर का। नील्स बोर ने अपनी बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन वो 3 पोस्टुलेट में बांट सकते हैं। उनकी सबसे पहली बात जो है बच्चों, वो मैं बोल के बताता हूँ, मैं आपको लिख के हल्का सा समझाता हूँ। वो है सबसे पहली बात है किसके बारे में? स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में। स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब होता है कि ये स्टेबल एनर्जी स्टेट्स होते हैं। स्टेबल स्टेट है बेसिकली, यानी कहने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, सही बात है, लेकिन वो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट्स में काम करते हैं। यानी हर इलेक्ट्रॉन को उसकी एनर्जी के अनुसार ही जगह ही मिलती है जहां पर वो घूम सकता है। और अगर वो अपने स्टेशनरी स्टेट में है यानी स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद है तो वहां पर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 यूनिट एनर्जी है, एक के पास 4 यूनिट एनर्जी है, एक के पास 8 यूनिट एनर्जी है, एक के पास 16 यूनिट एनर्जी है। तो इन सबको अलग अलग ऑर्बिट्स या अलग अलग क्लासेस मिलेंगी कि आप 2 वाले 2 में बैठो, 4 वाले 4 में बैठो, 8 वाले। अब 2 वाला जब 2 में बैठेगा तो अब इसके बाद ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जितनी हैसियत थी उसको उसी स्टेट में रखा गया है। तो ये बात होती है। ये पहला स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था अपने इन्होंने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट में जब भी रहेगा तो बेसिकली होता क्या है? नो एनर्जी रेडिएशन। इसका कुल मिला के मतलब क्या होता है? नो एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा। और अगर एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा तो बात यहीं से खत्म हो गई कि इसका मतलब कोलैप्स नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि जब ये अपने स्टेशनरी स्टेट में घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट में, तो वहां पर इनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहने का मतलब ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी रैंडमली नहीं रहेगा। मतलब उन्होंने यहां पर जो बात कही है वो ये कहा है कि L कांस्टेंट रहेगा। L मतलब बेटे एंगुलर मोमेंटम होता है, और L का मतलब क्या होता है? mvr। तो mvr लीनियर मोमेंटम इनटू r, ये कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट रहेगा, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्वांटाइज रहेगा कह के। और उन्होंने ये बताया कि क्वांटाइज कैसे रहेगा। उन्होंने बोला इसकी वैल्यू होगी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब है यहां पर n रिप्रेजेंट करेगा वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, या फिर n रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर किसी इंटीजर को। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से आप समझ सकते हो। इन्होंने कहा कि h अपॉन, जहां पे h आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, आप बताइए इस h का नाम क्या होता है इस कांस्टेंट का? ठीक है, तो mvr बराबर nh/2π करेगा। h/2π कांस्टेंट है, n बदलेगा बस। और n कैसे बदलेगा? जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन अगर ये इसमें है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये n = 3 हो गया। ये वाले ऑर्बिट को हम n = 2 कहेंगे, इस वाले को हम n = 1 कहेंगे। तो सब में 1 2 3 रखने पे अकॉर्डिंगली चीजें बदलेंगी। तो ऐसा नहीं कह रहे कि सबका एंगुलर मोमेंटम हर ऑर्बिट पे कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट का अपना अपना रहेगा और फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि क्या होगा तो आगे जाने पर वो नो डाउट बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे अगर समझ पाएंगे एक बात यहां से, चलो मैं देखता हूं कि आप इस बात को याद रखते हो रखते, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन पूछूंगा इस पर, अभी नहीं पूछता। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने कही एनर्जी रेडिएशन के बारे में। उन्होंने कहा कभी ऐसा होगा कि आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आपने कुछ एक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, किसको? अपने एटम को। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो एटम को, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट से अपने हायर एनर्जी स्टेट पर एक्साइट हो जाते हैं उस एनर्जी के कारण। यानी कि ये बेसिकली एनर्जी रेडिएशन की बात की जा रही है इसमें। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आपने मान लिया एनर्जी दी किसी एटम को, उसके इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी स्टेट से उस एनर्जी को लेकर के हायर एनर्जी स्टेट में जहां तक वो जा सकते हैं जाएंगे, और 10⁻⁻⁹ सेकंड तक वहां रुकेंगे, और उसके बाद उस एनर्जी को रेडिएट करते हुए वापस नीचे अपने स्टेशनरी स्टेट में पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात कही। तो जब वो वापस पहुंच रहे होंगे नीचे, तो वो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं उसे इमिट करेंगे, और इसी को हम स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा बच्चों कि अगर मान लिया, समझो कि कोई ग्राउंड स्टेट, मान लिया n = 1 कोई स्टेट है, ग्राउंड स्टेट था किसी का, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद था n = 1 में, उसको आपने इतनी सफिशिएंट एनर्जी दे दी कि वो n = 3 के स्टेट पे पहुंच सकता है, तो वो इस एनर्जी को लेके यहां तक पहुंचेगा। लेकिन जब वो यहां से वहां पहुंचेगा,
इस दौरान वो वहां 10⁻⁹ सेकंड तक वेट करेगा और उसके बाद वापस रिटर्न बैक होके अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा। अब इस दौरान ये जो एनर्जी गैप बना, यानी कि जो थर्ड वाले शेल का, ये थर्ड वाले ऑर्बिट का एनर्जी और फर्स्ट वाले ऑर्बिट का जो गैप था, जो डिफरेंस था, उस एनर्जी के रेडिएशन के बराबर, उस एनर्जी के रेडिएशन के कोरस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ को इमिट आउट करेगा। और कितनी इमिशंस इमिट आउट कर सकता है वो भी मैं आपको अभी बता दूं क्या? चलो अभी बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपको उसमें। जैसे समझो कि अगर यहां से 1 था, ये 2 था, ये 3 था, फॉर एग्जाम्पल n = 1, n = 2, n = 3। मान लिया आपने कोई इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद था, आपने उसे इतनी एनर्जी दे दी कि वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, एनर्जी लेके लाल हो गया। अब ये यहां से जब इमिट आउट करेगा, नीचे आएगा, तो कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइंस को ये बना सकता है, या दूसरे शब्दों में कितने तरह की वेवलेंथ को ये इमिट कर सकता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट में, एनटीए में, एनटीए ने पूछा है। तो इसका जवाब ये होता है कि इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास n(-1) डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जब भी आपका जिस एक्साइटेड स्टेट से वो नीचे उतर रहा होता है, ये असल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से निकलता है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैंने सीधे फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, ज्यादा नहीं लिखा, अदरवाइज NC2 का रिजल्ट होता है। फिलहाल मैं n-1 तो आप डायरेक्टली से याद रख सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी हमें ये नहीं देखना वो कहां से आया था, अभी हमें देखना फाइनली वो कहां है। अब वो यहां है, वो देख रहा है कि कहां कूदूं, यहां कूदूं कि यहां कूदूं कि कैसे क्या करूं। तो जब ये सोच रहा है तो उसके पास इतने तरीके हैं कूदने के, यानी n के प्लेस पे जस्ट आप 3 रखेंगे तो 3 - 1 बेटे 2 होता है ये, यानी कि इसके पास सिर्फ 3 तरीके हैं, यानी 3 तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती है, यानी कि 3 तरह की वेवलेंथ ये इमिट कर सकता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे मैं ऐसे समझा सकता हूं, जब ये यहां पर था तो ये एक वेवलेंथ ड्रॉप करके यहां पहुंचेगा, एक प्रकार की वेवलेंथ दिखाई देगी, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल का जो गैप होगा, आपने इससे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन चैप्टर जो पढ़ा उसमें आप समझते हैं कि E = H नहीं होता है। इस केस में E क्या हो जाएगा? इन दोनों का गैप E3 - E2 का अपॉन H, जो भी करस्पॉन्डिंग न्यू आएगा, न्यू को आप न्यू लिखो या C/λ से आप लैम्डा निकाल सकते हो, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लैम्डा निकाल सकते हो। आप समझे होंगे, आपने पिछला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 3 से लेके 2 या फिर 2 से लेके 1 ऐसे पहुंच सकता है अपने ग्राउंड स्टेट में। एक तरीका तो यह, तो उसने 2 तरह की वेवलेंथ को इमिट कर दिया अभी तक। या फिर उसके पास बेटे एक तीसरा तरीका क्या है, वो सीधे डायरेक्टली जंप कर सकता है। तो ये जो 3 तरीकों की बात हो रही थी वो 3 तरीके आपके सामने, इस 3 के अलावा चौथा आप नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब पता चल गया कि कोई किस स्टेट से अगर वो कूद रहा है तो उसके बाद कितने पॉसिबल वेज जिसके कारण वो स्पेक्ट्रल लाइन शो कर सकता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको, अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे तो समझ में आ गया, अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे तो समझ में आ गया, तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, फिर एक काम करो, मुझे बताओ n = 4 से अगर वो जंप कर रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन शो कर सकता है, कितनी वेवलेंथ इमिट कर सकता है वो। अब इसको देखो 1 2 3 4, ये n = बेटे 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ये फॉर्मूला आपकी सीधे हेल्प करेगा, ये कहेगा nn-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 2s are यानी 2 × 3, और ये कह रहा है इसका आंसर 6 होगा। अब मैं आपको 6 प्लॉट करके दिखाता हूं, 6 के अलावा ना तो 7वां होगा ना तो 5वां होगा। देखो इधर, सर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि या तो वो ऐसे आ सकता था चौथे से नीचे, 1 2 3 सीढ़ियां चढ़ चढ़ के आया, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बन गई। या तो वो सोचता कि मैं डायरेक्टली जंप करूं चौथा और फिर उसके बाद एक जंप करूं 5वां, 5 बन गई। अभी छठी हो सकती है कि वो यहां से यहां कूदता, फिर उसके बाद यहां कूदता। ये सर ये तो 7 हो गई, 7 नहीं भी बेटे 6 ही भी है, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करो ये रिपीट हो रही है, ये और ये, तो इसको एलिमिनेट करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 और ये छठ, इसके अलावा आप 7 भी नहीं बता सकते। आपको कुछ भी लग रहा होगा तो ऐसी वाली चीजें बन रही होंगी, देखना ऐसी वाली चीजें हो रही। अगर आपको 7वां 8वां कहीं दिख रहा होगा तो आपने ऐसा रिपीटेशन कहीं ना कहीं कर दिया होगा। जैसे कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर नहीं, मतलब इसके अलावा जो भी लगेगा आपको रिपीटेशन हो रहा होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया ऐसा हो सकता था। तो वो जो 6 लाइंस आपको दिख रही थी वो 6 की 6 यहाँ पर दिख गई। तो आप ऐसे करके अपने मन को बहला सकते हो, अदरवाइज सीधे मैथ्स लगा के काम कर लो, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, 1 मिनट, तो हमने ये कवर कर लिया बच्चों, हमने बोर्स पोस्टुलेट समझ ली है। 1 मिनट यार प्लीज, आई एम सॉरी, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन, ठीक है एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूजिंग, अब देखो इसे क्वेश्चन की फॉर्मेट में मैंने लिख लिया। इस सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, कुछ बच्चे अगर सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसलिए अब एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में वहां पूछा गया है, लेकिन अपने को इससे कुछ नहीं लेना। हमें बोर की पोस्टुलेट कोई नहीं पूछेगा, हमें प्रूव करने के लिए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमसे जो चीज पूछी जाएगी वो हमें बिल्कुल आनी चाहिए। और वो चीज क्या होगी बच्चों, बोर रेडियस। बोर मॉडल में बोर रेडियस या फिर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि बोर स्पीड जो होती है, और एनर्जी, ये 3 ही टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। देखो इधर बहुत ईजी टॉपिक है,
बोर रेडियस, बोर रेडियस को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, बोर रेडियस की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि अपने सर नील्स बोर ने डिफाइन कर दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं बैठ सकता, उसे फिक्स्ड क्लासेस में बैठना पड़ेगा, जिसे उन्होंने ऑर्बिट नाम दिया। अब ये ऑर्बिट फिक्स हैं अगर, तो फिक्स कैसे होंगे? कुछ एक पर्टिकुलर ऐसे होंगे ना, देखो इधर, अगर ये फिक्स है यानी 1 2 3, कहने का मतलब क्या हुआ कि, एक मिनट बेटे, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये n इज इक्वल टू 1 है तो यहां से यहां तक का कुछ एक डिस्टेंस होगा r1 टाइप का, अगर ये n इज इक्वल टू 2 है तो इसका कुछ डिस्टेंस होगा r2 टाइप का, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो इसका कुछ एक डिस्टेंस होगा r3 टाइप का। तो असल में रेडियस ही वो फैक्टर रहेगा जो डिफाइन करेगा कि वो ऑर्बिट कहां पर बैठा हुआ, वो ऑर्बिट कहां पर मौजूद है। यानी पहले ऑर्बिट कितना बड़ा है या कितना छोटा है, दूसरा ऑर्बिट कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्या सभी के सभी इक्वल मतलब क्या होमोजीनियसली इंक्रीज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो पता चलेगा हमें। ठीक है, जब इसका मैथमेटिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके फिर फिजिकल सेंस में आएंगे और वो बहुत मजेदार होगा। लेकिन मैं आपको जैसे पहले ही बताता हूं, अब होने के लिए तो बच्चों मुझे याद है कि बोर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k m z स्क्वायर। अब होने के लिए तो मुझे याद है, मैं आपको बोलूंगा आप भी याद करो, लेकिन अभी मत करो याद, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें याद नहीं करना। याद करके फायदा होता है अनडाउटेडली, लेकिन इतनी जरूरत अभी पहले दिन से नहीं है आपको याद करने की। समय के साथ जब मन करेगा करेंगे याद, जब आपको नीड लगेगी तब याद करना। मैं इसे एक्सप्लेन पहले करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आता हूं कि ये आया कैसे, पहले उस पर जाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं वही जड़ है इसकी। कायदे से तो काम करके यहीं से निकल सकता हूं, लेकिन देखो अब क्या होगा बच्चों, इधर समझो कि जैसे हमारे पास यहां पर न्यूक्लियस है और ये मान लिया इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन, मैं ये नहीं कह रहा कि पहला ऑर्बिट है दूसरा ऑर्बिट है, मैंने इसे nth ऑर्बिट कह दिया, इन जनरल रखा। मैंने कह दिया ये nth नंबर का ऑर्बिट है, यानी कि nth नंबर का ऑर्बिट है। अब ये पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, व्हाटएवर इट कैन बी, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ r ऑफ n है, nth नंबर का जो डिस्टेंस है यानी कि जो रेडियस है उसे rn कह दिया। इस rn को मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन सारी बातें बाद में होंगी। सबसे पहली बात पहले होनी चाहिए, वो क्या? वो ये सर कि आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। सर मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, किसके चक्कर मार रहा है? सर प्रोटॉन के चक्कर मार रहा है, यानी न्यूक्लियस के चक्कर मार रहा है, ऐसा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। सर रदरफोर्ड ने कहा, नील्स बोर ने भी बोला, हाँ बात सही है। अब जब वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है तो क्या आप मेरी बात समझ सकते हो, क्या ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? हाँ सर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए इसको जरूरत किसकी होनी चाहिए? सर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की इसको एक रिक्वायरमेंट होगी। हाँ जी सर। अब सवाल यह कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा होगा? अब इस कॉन्सेप्ट को टच करने से पहले मैं आपको बेसिक पे ले जाना चाहूंगा। बेसिक क्या होता है? आपने कभी ना पत्थर को किसी रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे घुमाया क्या, या कुछ भी चीज को ग्राउंड में आके, खुले ग्राउंड में जहां लोग ना, वहां ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जब ऐसे घुमाएंगे तो पत्थर ऐसे ऐसे पत्थर स्ट्रिंग से कनेक्ट होकर घूम रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस समय जो स्टोन है आपका बेसिकली वो एक तरह का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? ये आपकी स्ट्रिंग थी, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपका स्टोन है। हम कह सकते हैं कि क्या स्टोन आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? यस सर कर रहा है। बेटे अगर ये सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? यस सर करते हैं। सर सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये सन है यहाँ पर, सूरज दादा, ठीक है, प्लैनेट रिवॉल्व करते। क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है? हो रहा है सर। जब भी कभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये, क्लास 11 की फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ सर्कुलर मोशन में भी, अदरवाइज मैं दोबारा से बता रहा हूं कि जरूर सेंट्रीपिटल फोर्स वहां लग रहा है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है इसका एक ही मतलब है कि वहां सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही लग रहा है 100%। इसका मतलब यहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहां पे भी है। अब सवाल यह कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इन जनरल सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है, ये हम प्रॉपर्ली डिराइव करते हैं ये। लेकिन m मतलब मास उस ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे सन, ये वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, जैसे सर्टेन वेलोसिटी v से घूम रहा हो, इसका मास mo टाइप का। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। और कितना उसका रेडियस है वहां से वहां तक का, उस सेंटर से, वो होता है mv²/r। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। जैसे अगर कोई कहता है फोर्स क्या होता है, तो फोर्स तो आप कोई भी पूछो, चाहे आप सेंट्रीपिटल फोर्स पूछो या आप कुछ भी पूछ लो, आप सेंट्रल फोर्स पूछो या फ्रिक्शनल फोर्स पूछो, हर फोर्स रखेगा तो इसी फॉर्मूले को ना, F = ma है तो ये जनरल फॉर्मूला नहीं, गलत कभी थोड़ा है।
अब ऐसा थोड़ा ना कि सर एफ इजिकल टू एम ए नहीं होता, एफ इजिकल टू एम ए ही है, बस उसमें ए की वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर आ गई। तो कोई भी फोर्स होने के लिए तो एफ इजिकल टू एम ए ही होता है, तो उसी तरीके से ये भी है। लेकिन प्रोवाइड करवाने वाला फैक्टर कौन है, मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे पता है कि इस बारी में सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है एफ इजिकल टू एम ए कायदे से लिखा हो, लेकिन वो फैक्टर कौन है जो फोर्स को प्रोवाइड करवा रहा है पहले केस में। इस फर्स्ट केस में बेटे अगर आप फर्स्ट केस में ऑब्जर्व करोगे तो सेंट्रीपिटल जब भी फोर्स आता है, मैं कहा करता था पहले इसको कि सेंट्रीपिटल फोर्स मुखौटा लगा के आता है हमेशा, वो शक्ल लेके, वो किसी की शक्ल लेके आता है। जैसे इस केस में स्ट्रिंग जो प्रोवाइड कर रही है फोर्स, क्या आपको लगता है कि हर कोई पत्थर घुमा लेता है क्या? नहीं, कला है वो घुमाना, क्योंकि लोग घुमा ही नहीं पाएंगे। उसको एक स्पेसिफिक आपको टेंशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो स्लैकिंग हो जाएगी, घूम ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आप स्पेसिफिक एक टेंशन प्रोवाइड करवा पा रहे हो जो कि टी होता है, जो कि ऑब्जेक्ट से अवे लगता है, वही इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार टेंशन जो है वही असल में एम बी स्क्वायर बाई आर को प्रोवाइड करवाने वाला फैक्टर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस केस में, पहले वाले में। सेकंड वाले केस की अगर मैं बात करूं, इस सेकंड वाले केस की बेटे अगर मैं बात करूं, इस केस में एम बी स्क्वायर बाई आर ने जो शक्ल लिया, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसका मुखौटा लगा के आया? वो इस बार ग्रेविटेशनल फोर्स का मुखौटा लगाकर आया है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर का, है ना, ये हो गया। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी के मुखौटे लगा कर आता है। अगर आपको ये क्लैरिटी हो चुकी है तो अब मुझे बताओ कि इस केस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है? हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म हो रहा है तो ये बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? होगा 100%। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो मुझे बताओ कि वो कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? यस, कमेंट सेक्शन में जवाब दो इसका। मुझे जवाब चाहिए इसका बच्चों कमेंट सेक्शन में कि कौन है वो फैक्टर, और उसके बाद मैं आप बोलने वाला हूं। और प्लीज ऑनेस्ट रहा करो कि आपने भी सही कहा था कि नहीं कहा था। यस सर, इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कारण है। इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो, जैसे वहां टेंशन वो कारण था, जैसे यहाँ पे टेंशन वो कारण था, जैसे यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स वो कारण था, इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कारण है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। जब आप कभी मैग्नेट वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उस केस में जब आप देखोगे तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स कारण रहता है इसका, है ना। आप पढ़ोगे तो आगे जाके एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा वाला वो कारण रहता है वहां पर, ठीक है। इवन वो तो पढ़ लिया ना हमने, ठीक है, समझ रहे होंगे। वहां पे मैं क्या लिखता, एम वी स्क्वायर बराबर, उसको मैं मैग्नेटिक फोर्स के बराबर लिखता। इस केस में मैं सीधे कह सकता हूं कि एम वी स्क्वायर बाई आर कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस पे चार्ज कितना है? जेड ई चार्ज होगा इस पे। क्या मैं सपोज कर सकता हूं कि जेड ई चार्ज होगा? अगर मान लिया जो भी मैंने एटम लिया उसका एटॉमिक नंबर जेड है तो उसके प्रोटॉन कितने होंगे? जेड ई, जो मैंने पीछे समझा था। इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा के 1/4 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, Q1 Q2 अपॉन बेटे आर स्क्वायर। इस बार आर स्क्वायर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है पिछली बार की तरह, इस बार ये फोर्स है। तो वेर आप समझ पा रहे होंगे, वेर के बराबर कितना बेटे? 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, ऐसा यूनिट इसकी में ये होता है। अदरवाइज सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज 9 × 10 की 9 होती है। ठीक है, हो गया खत्म। अब आप ध्यान से देखो ये आर, तो कहने का मतलब अगर मैं आर को इधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास जो बचा वो के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वायर है। ये मेरा आंसर आ गया। सर आंसर आया था लेकिन वी कहां से लाओगे? बाकी सब तो कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, निकाल देंगे। मास इलेक्ट्रॉन का पता है हमें, जेड पता चल जाएगा जो भी एटम होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, के की वैल्यू पता है, वी कौन है? अरे यार वी अननोन है यार, वी तो अननोन है ना। वी क्योंकि वी, अब आपको नहीं लगता कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए वी अलग अलग टाइप का होगा? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है पहले में, दूसरे में, वी कहां से लाओगे? सर वी को लाने के लिए हमें बोर की सेकंड पोस्टुलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर बोर ने यहीं पे तो काम किया, क्योंकि इतना काम तो कोई भी कर देता। उन्होंने आगे का काम ये कहते हुए किया, उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बोर, उन्होंने कहा कि जो एम वी आर है दैट शुड बी इक्वल टू NH/2π। बोर्स पोस्टुलेट से आया है। अब यहां से आप तुरंत समझ सकते हो कि हमें एम वी स्क्वायर चाहिए। अपना अपना स्टाइल है बच्चों। मैं जैसे ना एक बार के लिए करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, अपना अपना स्टाइल है। आप चाहते जरूरी नहीं है आप यही करो जो मैं कर रहा हूं एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन को सेम फॉलो करो। आपको v चाहिए था ना, v बराबर NH/2π mr बोल देते और फिर स्क्वायर कर देते यहां डाल के v को, या ऐसे कर लिया जिसका जैसे मन। यहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए कैलकुलेशन में। मैं ऐसे कर रहा हूं लेकिन दूसरा पोर्शन भी इसका खुला है, वहां से भी कर सकते हो आप। कैसे? v को NH/2π और mr को यहां पर उठाकर पूरा डाल दो v के प्लेस पे और फिर स्क्वायर करके खोलो। लेकिन मैंने ऐसे करना पसंद किया क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे एम वी स्क्वायर चाहिए तो मुझे एम वी स्क्वायर चाहिए। एम ले लिया यहां से, वी स्क्वायर ले लिया यहां से, एक एम बचा, एक आर स्क्वायर बचा। तो बेटे मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है? मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, ये तो है ही। उसके बाद एम एक नीचे भेज दिया और आर स्क्वायर को नीचे भेज दिया। अपना अपना स्टाइल है बच्चों यार, कंफ्यूजन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बहुत इजी है। और मैं चाहता हूं आप इसे करो, कोई नहीं पूछा आपसे नीट से, लेकिन ये ध्यान रखना जो AIR 1 होगा वो पक्का करके जाएगा इस चीज को।
ये कोई इससे दो राय ही नहीं है, ये मैं सिर्फ करवाने के लिए नहीं करा रहा, मैं भी चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, लेक्चर को बहुत छोटा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है यही है चीज़ जो डिसाइड करती है कि आपको आएगा या नहीं आएगा चैप्टर। बस हो गया खत्म। अब इस mv² को मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, मेरा काम हो जाएगा है। आप चाहते हो तो v को कर लेते। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, देखना जरा, मैं जैसे ही इस वैल्यू को यहां पर रख रहा हूं, मेरा काम एक्चुअली हो चुका है। आई नीड टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द थिंग्स। r बराबर कितने हैं मेरे पास, kze² है ना, mv² की सीधे वैल्यू को उठाकर डालूंगा, n²h² अपॉन में 4 पाई कितना लिखा हुआ स्क्वायर mr²। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहूंगा बच्चे, kze², वो जो सबसे बॉटम में था वो उठ के चले जाएगा सबसे टॉप में, और नीचे में बच जाएगा n²h²। लेकिन मुझे r चाहिए था, फिर से r कट गया। अब मैं कह सकता हूँ n²h² को इधर भेज दिया मैंने, इधर मल्टीप्लाई में 4 पाई स्क्वायर k mze² दैट इज सिंपली इक्वल टू r। बच्चों अगर देखेंगे अगर आप ना, अगर आप देखोगे तो इसी तरह का कुछ तो मैंने यहाँ पर लिखा था। अगर आप मैच करोगे ना उसको और इसको, तो आपको एग्जैक्ट सेम मिलेंगे, वो सेम टू सेम ही है। r बराबर n²h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर mkze², ये इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहने से क्या होता है, आपको भी याद करके जाना है ऑल्दो, लेकिन ये चीज बिहाइंड द सीन चलनी चाहिए। जब क्वेश्चन आता है ये सारी चीजें चल जाती है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, नहीं आपको इस प्रोसेस को दोहराना पड़ता है। लेकिन अभी रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है। मैं बार बार कहता हूं, उसेन बोल्ट ने अगर 9 सेकंड की रेस में अपना नाम बनाया है, 9 सेकंड दौड़ता था सिर्फ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटे दिन में सिर्फ 9 सेकंड प्रैक्टिस करता होगा, 24 घंटे में 20-20 22 घंटे प्रैक्टिस करता होगा, फिर उसकी परीक्षा होती होगी 9 सेकंड में। तो ये वैसे वाली चीजें होती हैं। अभी जितनी प्रैक्टिस हो सके इस पर करते रहो, जैसे मैं करवा रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे करो। अगर आपको कैलकुलेशन तकलीफ दे रहा फिर भी करो, जबरदस्ती करो। ऑल तो देने वाली चीज लिटरली नहीं है इसमें, मैं एक बार भी सिंगल रिवाइज नहीं करता इसी को करने से पहले, डायरेक्ट करता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं है नहीं इसमें, लेकिन मैं आपके लेवल पे जाके बोल रहा हूं कि हो सकता है ऐसा कि आपको थोड़ा, लेकिन इसी को ओवरकम करना है आपने, अगर ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आपने यहां पर हार मान लेते हो, यहां पर गिव अप कर लेते हो, तो फिर यही चीज होती है जो आपको बार बार डराती है। फिर इसमें एटम्स की गलती नहीं है, फिर इसमें गलती कैलकुलेशन की आती है। फिर आपको लगता है अरे भाई इतने कैलकुलेशन होते हैं इसमें। मैं अपनी बात करूं, मुझे भी पहली बार इसी लगा था जब मैंने 12th में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है, आप समझते हैं आगे की बात है। आप चाहो तो k की वैल्यू डाल सकते हो, कई बुक्स में आपको k की वैल्यू डाल के मिलेगा 1/4πε0। ठीक है, अब बच्चों समझने वाली चीज देखो जरा। एक्चुअली ना इसमें r n² अपॉन z ये रहा, उसके अलावा जो चीज बची है वो है h²। यहां पे बचा बेटे ध्यान से देखना 4 पाई स्क्वायर k m e²। ध्यान से देखो तो ये सारी चीज कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 4 पाई k m e सब कांस्टेंट है, बस यही चीजें जो कांस्टेंट नहीं है। तो बेटे इस चीज का जो रिजल्ट होगा 0, आप मुझे इसको बताना कि कितना इसका रिजल्ट होगा, मैं इस पर अभी नहीं जाना चाहता। 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। मैं इसके लिए थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा अभी कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये वैल्यू कितनी होगी, मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आप मुझे करेक्ट कर देना नीचे पे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि r इज डायरेक्टली, मैं इस कंक्लूजन सिर्फ बेटे इतना जरूर दे सकता हूं आपको कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, ये मेरा कंक्लूजन है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वैल्यू। आप मुझे प्लीज करेक्ट कर देना नीचे टाइम स्टैम्प के साथ कि सर आपने गलत लिखा, सही लिखा, जो भी है कि ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, हाँ बस अपने को जो मेन काम करना था, जो आपको समझाना था, वो ये कि r जो है वो n² और z के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, n²/z के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ, अब समझाता हूं मीनिंग। अब आते हैं इसके बच्चों मीनिंग पे, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा मतलब पे आते हैं। इसके मतलब पे आते हैं बच्चों। बो रेडियस का मतलब क्या हुआ सर, जो हमने बो रेडियस निकाली दैट वाज n²h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kze²। ये जो हमने निकाला, जिस समय फाइनली ये पता चला कि ये n² और z के साथ इस तरीके से रिलेट करती है। अब ये आपकी हेल्प करेगा।
यहां पर ध्यान दें कि जो n है दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसे हम कह सकते हैं। ये बेटे जो z यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये z हमें और कुछ नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। एटॉमिक नंबर क्या है जिसकी आप बात कर रहे थे। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मेरे पास सोडियम है जिसका नंबर होता है 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस सोडियम के पास 3 ऑर्बिट्स हैं, अगर 1 2 और इस तरीके के 3, इस तरीके से 3, इन 3 ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें, n इज इक्वल टू 2 का ये है, n इज इक्वल टू 3 का ये है बेटे, और n इज इक्वल टू 1 का ये वाला ऑर्बिट है। अब अगर आपको मैं बोलूं कि जैसे ये रेडियस की अगर हम बात करने लग जाए, एक तो ये हो गया सोडियम, और अगर मेरे पास आ जाए एल्यूमिनियम जिसका नंबर होता है 13 और उसका हो जाएगा 283। इस बार मैं फिर से बनाऊंगा 1 2 और 3, ठीक है, जगह कम है इसलिए छोटा बनाया। इसमें भी ये n इज इक्वल टू 1 के कोरिस्पॉन्डिंग है, n इज इक्वल टू 2 के कोरिस्पॉन्डिंग है बेटे, ये n इज इक्वल टू 3 के कोरिस्पॉन्डिंग। अब इसमें भी n इज इक्वल टू 1 मौजूद है। ध्यान से देखने की हो रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस वाले में भी n इज इक्वल टू 1 मौजूद है, इस वाले में भी बेटे n इज इक्वल टू 1 मौजूद है। बस सवाल इतना सा है कि इस वाले का रेडियस बड़ा है कि इस वाले का बड़ा। वो बनाने पे मत आओ, मैंने वो बनाया, बनाने के चक्कर में मत रहना, वो तो जगह का अभाव रह गया इस कारण मैंने ऐसा बनाया। अदरवाइज दोनों के दोनों सेम टाइप के ही है, मतलब सेम टाइप का मतलब बनाने में मैं अपने एंड से कुछ नहीं करूंगा बाइसिंग। बस आपको इतना बताना है कि ये जो ऊपर वाला केस है और जो नीचे वाले केस में है, क्योंकि है तो दोनों के n इज इक्वल टू 1 ही, पहला सेल उसका भी है, दूसरा उसका भी पहले के ही मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो मुझे सिर्फ ये बताना था, आप लोगों को सिर्फ ये बताना है मुझे कि R1 इसके केस में और इसके केस में जो R1 यानी कि R1 ऑफ Na और R1 ऑफ जो एल्यूमिनियम होगा इसमें विच वन इज ग्रेटर, सिर्फ इतना बताना है। तो उसका जवाब हमें यहां से मिलता है। क्योंकि बेटे हम अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक चीज हो गई कि दोनों के Z अलग अलग है लेकिन n दोनों का सेम है। दोनों का मैं n 1 ही कंसिडर कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे लिए n कांस्टेंट हो गया। सिर्फ और सिर्फ जो चीज बच गई वो Z पे रह गई, क्योंकि n तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ Z पैरामीटर हो गया। यानी Z जिसका ज्यादा उसका रेडियस कम, Z है इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, क्योंकि Z एल्यूमिनियम का ज्यादा है इसलिए रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो कम होगा रेडियस ऑफ सोडियम के कंपैरिजन में। ये कौन सा रेडियस, करस्पॉन्डिंग रेडियस। ऐसा नहीं कि उसका पहला उठाया उसका तीसरा उठा लिया, ऐसा नहीं कह रहा मैं। उसका पहला तो उसका भी पहला, उसका दूसरा तो उसका भी दूसरा, उसका तीसरा तो उसका भी तीसरा। यहां समझ में आ रहा है? आप मेरी बात को क्या समझ पा रहे हैं? तो अभी क्या होता है, कुछ बच्चे जनरल नॉलेज से कहते हैं एल्यूमिनियम बड़ा होगा। मैं एल्यूमिनियम के साइज की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? हाँ, कितने लोगों को समझ में, लेकिन मुझे ना कंफ्यूजन आया अचानक से दिमाग में। पूछो क्या आया कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ये आया मेरे डाउन द ग्रुप वाला केमिस्ट्री का कंफ्यूजन आया। जब हम सोडियम से नीचे आ रहे होते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर, अच्छा हाँ, तो तभी तो हाँ, इसलिए आना चाहिए ऐसी चीज़ें। एक्चुअली मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा कुछ आने लग गया कि डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ता है डाउन द ग्रुप, लेकिन सोडियम डाउन द ग्रुप छोड़ना है, वो तो आगे है ना, सोडियम के आगे है ना, सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम है ना, तो आगे जाने पर तो साइज घटता है वैसे भी। आप समझ में आ रहा है क्यों घटता है? क्योंकि अभी दोनों के पास 3-3 शेल हैं तो हम डायरेक्टली साइज को भी कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो तीसरा होगा इसका तीसरा होगा, कौन ज्यादा होगा? सर ये वाला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जिसका Z ज्यादा है उसका R कम होगा। लेकिन आप समझना चाहिए आपको इस बात को, मैं ऐसे कहना चाहता हूं, हो गया, समझ गए आप, ज्यादा नहीं कहूंगा, मेन बात समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे खेलने वाला आपके साथ खेल सकता है चीजों को, ठीक है ना? खेलने वाला बेटे आपके साथ इस तरीके से चीजों को खेल सकता है। वो कभी Z को कॉमन कर देगा, कभी R को कॉमन कर देगा, वो कुछ भी कर देगा, लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना है, आप अकॉर्डिंगली खेलोगे, ठीक है? वो कभी Z, मेरी बात समझ गए आप? वो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन इस केस में आपने देखा। तो अब ये चीजें ना, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है आप डायरेक्टली समझ पाओगे क्या क्या हो रहा है। कभी कभी वो Z को कांस्टेंट कर देगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अभी कोई आपसे ना, जैसे चलो मैं नहीं पूछ रहा, मेरा मन कर रहा था पूछने का, लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा उस पर, ठीक है? अच्छा, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो बोर रेडियस, बोर स्पीड वाले कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये सबके सब जो होते हैं ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क करते हैं, यानी जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 किस किस के पास होता है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास अगर आप देखोगे हीलियम प्लस के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा,
मतलब हीलियम प्लस के पास, क्योंकि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए एक दे दिया था सर, या लिथियम 2 पॉजिटिव, ये सब के सब ऐसे हैं जिनके पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना क्यों लिखा मैंने सब। अब हमने देख लिया, अब हमें पढ़ना है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब मुझे जो आपको बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है, दिस इज अबाउट बोर स्पीड, क्योंकि बोर रेडियस मैंने पढ़ा दिया। बोर रेडियस से अपने को क्या समझ में आया, अपने को बोर रेडियस से सिर्फ इतना समझ में आया कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर अपॉन z। अब आते हैं बोर्ड्स स्पीड पे, बस खत्म होने वाला टॉपिक। बोर्ड्स स्पीड को हम समझने की कोशिश करते हैं। सर बोर स्पीड का मतलब ये होगा जैसे आपके पास इस तरीके की चीज है, मान लिया आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे से रिवॉल्व कर रहे थे, मैं किसी एक रैंडम केस को लेना चाहूंगा, इसलिए मैंने एक रैंडमली ले लिया, मैं nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताना चाहता हूं। ये मान लेते हैं nth ऑर्बिट है, जनरल कर दिया कि इसको nth ऑर्बिट है बेटे, यहां पे घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीड v से मूव कर रहा है और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास Ze नाम का चार्ज यहां पे मौजूद होगा, Ze प्लस Ze चार्ज यहां पर मौजूद होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा सा दिमाग ना ब्लैंक सा हो गया मेरा अभी, एक्चुअली थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्या, पानी होता तो पीना चाहिए था मुझे, मैं पानी नहीं लाता यार, ये बड़ी गलत आदत है यार मेरी यार, रोज यहाँ आकर ही याद आता जब प्यास लग रही होती है, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जब प्यास लगती है तो कुआं खूदने बैठूंगा, क्या करें यार। चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। सर मुझे इसकी ना स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली हमें पता है, हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं वो काम, क्योंकि mvr बराबर nh/2π होता है, ये खेल हमें पता है, क्योंकि ये हमें क्यों पता है, फ्रॉम बोर्ड्स पोस्टुलेट हम इस बात को जानते हैं, ये होता है। अब इसमें अगर आपको v निकालना है बच्चे, तो आप बोलोगे nh/2πmr, ये आपका आंसर होगा। अब सर r इस बार आपको पता था पिछली बार का, इसलिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं इस बारे में। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछला कैलकुलेशन किया तो हम तुरंत से उसकी हेल्प ले पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा nh और 2π। बच्चे ध्यान से देखना, इसलिए कह रहा था थोड़ा हो सके तो याद रहता है तो सही रहता है, एज अ एजुकेटर मेरे लिए तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि याद रहना आपके लिए भी हो सकता है अगर आप थोड़ा तरीके से कर लो, क्योंकि n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² m kze स्क्वायर। अब देखिएगा v बराबर nh, वो 4π² m kze स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, नीचे पे क्या बन गया 2πm n स्क्वायर h स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, NH को काट देगा, 2π एक पाई को और इसको 2 बार काट देगा तो 2π बच गए यहाँ पे, तो यू आर लेफ्ट विथ 2πm kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई mnh, जहाँ पे m भी कट रहा है, तो मेरे पास रिजल्ट बच रहा बच्चों 2π kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई nh। आप फाइनली कह सकते हो कि मेरे पास वेलोसिटी बराबर बच रहा है z अपॉन n 2π ke स्क्वायर अपॉन h। क्यों किया ऐसा, क्योंकि सारा का सारा कांस्टेंट है, आप अपनी आंखों से देखिए। तो क्या मैं सिंपल कह सकता हूं कि v बराबर z अपॉन n हो गया, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n हो गया, बस। तो मुझे ये समझ में आ गया। ऑल्दो अगर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, प्लेस करेंगे, तो बच्चों आपको जो ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो 2 ऐसी कुछ मिलती है 188 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड, हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है 10⁸ उसके सेकंड की, तो लाइट की स्पीड का 0.72% स्पीड होती है ये इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, मतलब छोटी मोटी स्पीड से नहीं, ठीक स्पीड से भाग रहे होते हैं, अच्छी खासी स्पीड होती है इनकी भी, ठीक है ना, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, लगभग 70-72% स्पीड से भाग रहे होते हैं आप, 0.72%। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? तो ये हो गया। मुझे इस में से पूरी कहानी में से सिर्फ ये बात मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है अपने लिए। वो बात क्या है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ये वाली बात बच्चों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस फैक्टर के, ठीक है। अब समझो इसे, यानी कि अगर मैं इसका मतलब समझाने की आपको कोशिश करूं, अगर देखो मतलब कैसे समझेंगे हम, मतलब ऐसे समझेंगे, बोर स्पीड का मतलब क्या मतलब है सर इसका? सर इसका मतलब यह है, फिर से मैंने सोडियम को ले लिया लेट से, ठीक है, 2 8 1, मैं कहता हूं 1 2
और 3। समझाने के लिए सोडियम को ले रहा हूं, ऑल्दो सोडियम वर्क नहीं करता। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, अब देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा V का, उसके अकॉर्डिंग वो Z/N के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। क्या हमने यही पढ़ा? ये हमने यही पढ़ा सर। अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताओ कि इस केस में, तो अगर मैं Z को कांस्टेंट कर दूं, जैसे मैं इस केस की ही बात करने लग गया, इफ Z इज कांस्टेंट, Z कांस्टेंट हो गया। अब मैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटीज आएंगी V1, V2, V3, इनके ऑर्डर चेक करना चाह रहा हूं, कौन बड़ा कौन छोटा होगा। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर अगर Z कांस्टेंट है तो इसका एक ही मतलब होता है कि Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/n के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया n के, यानी जिसका n ज्यादा होगा वेलोसिटी कम होती रहेगी। यानी कहने का मतलब है n ज्यादा होने पर वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये निकली बात। और कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ऊपर जाने पर वेलोसिटी घटती, ऊपर मतलब आउटर शेल में जाने पर वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ती नहीं घटती है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हो आपकी स्पीड घटती जाती है। लगभग वैसा ही है। अगर आपने कभी उपसौर अपसौर जैसी घटनाएं पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में, जो कि केपलर्स लॉ में भी हम पढ़ते हैं, कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के नजदीक आता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि सेकंड लॉ को जस्टिफाई करता है वो, स्वेप्ट एरिया इक्वल होना चाहिए, एरियल वेलोसिटी। ज्यादा नहीं बोलूंगा उस पर, हिंट दे रहा था। वैसा ही फील यहाँ पे भी आ रहा है। जब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नजदीक है उनकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोटॉन से दूर जा रहे हैं उनकी स्पीड कम होती रह रही है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन, अरे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? सर हमें तो पता है कि हायर एनर्जी बढ़ती है ऊपर जाने पे, तो एनर्जी तभी तो बढ़ेगी जब V बढ़ेगा, 12mv²। अच्छा, ऐसी गलती कुछ बच्चे करते हैं। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि एनर्जी, हमें ये तो पता है कि आउटर बाहर की तरफ जाने पे हायर एनर्जी स्टेट ऊपर की तरफ है, और अगर एनर्जी बाहर जाने बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तभी तो 12mv² से एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन बेटे एनर्जी सिर्फ 12mv² नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है उसमें। अभी वही बताऊंगा आगे जाकर के। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है वो, जिसको हम टोटल एनर्जी बोल रहे होते हैं। तो इस केस में ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है अपने आप में, कि आउट ऑफ द सेल अगर आप मतलब आप अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहे होते हो बच्चों, तो आपकी जो स्पीड रहती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कमजोर होने लग जाती है। जितना, बस आप समझो इसे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। When an alpha particle are sent through a thin gold foil must go straight through the field because। अब आप बताओ इसका आंसर मुझे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए सिर्फ रखे हुए। अब आते हैं एनर्जी लेवल्स पर, ठीक है। हमने बोर रेडियस देख लिया, बोर स्पीड समझ लिया। बोर रेडियस Rn इज इक्वल टू n²h²/4π² kZd²। और Vn के लिए आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, या फिर Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऑर्डर हल्का सा। अब एनर्जी लेवल्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है, ठीक है। एनर्जी लेवल्स को हमें एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी लेवल्स? बच्चों देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारे ऑर्बिट्स मौजूद है। हमें पता है कि इसके चारों तरफ कौन मौजूद है यार? इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स मौजूद है, ऑर्बिट्स मौजूद है। ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ऐसे करके ऑर्बिट्स मौजूद है। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है? आप बोलोगे सर टोटल एनर्जी, यही मैकेनिकल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है। मैं कहता हूं कि एक काम करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की जो कि nth ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे मान लेते हैं, इन जनरल करने के लिए सिचुएशन को इन जनरल करने के लिए ऐसा करते हैं, ये Rn हो गया बोर रेडियस, इस पे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड Vn हो गई, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, और इस ऑर्बिट का नाम हमने nth ऑर्बिट बोल दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जनरलाइज कर दिया सिचुएशन को, पूरी सिचुएशन जनरलाइज कर दी। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होती है? 12mv² होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सर। अब बेटे अगर आप 12mv² में फॉर्मूला डालोगे v का तो भी निकल सकता है एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने v का फॉर्मूला पीछे निकाला है, या तो मैं आपसे वो निकलवा सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा प्रोफेशनल खेलना चाहूंगा। मैं इसमें थोड़ा कैसा खेलना चाहूंगा? प्रोफेशनल खेलना चाहूंगा, क्योंकि मैं v का फॉर्मूला नहीं लाऊंगा। अब आप चाहो तो निकाला हमने ना, हम चाहे तो क्यों नहीं हेल्प ले सकते? हमने ही तो निकाला, इसका स्क्वायर करके डालेंगे वहां पे, ठीक है। मत करो इन चक्करों में, इन चक्करों मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो सर इन चक्करों में? क्योंकि बच्चे कितने लोग समझ पा रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में जब मैं बोर रेडियस पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बहुत कहानी सुनाई। कितने लोगों को याद आ रहा है कि मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इतनी कहानी सुनाई कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है? याद आ रहा है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ZE और E के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है। तो कितने लोगों को यहां से एकदम क्लियर हो पा रहा है कि mv² की वैल्यू तो एकदम समझ में आ रही है? सर mv² कुछ और नहीं kZe² डिवाइडेड बाय r है।
और आर को हम जानते हैं, आर एक मैंने याद करवा रखा आपको। तो कितने बच्चों को समझ में आ पा रहा है कि ये हो गया हाफ 1/4πε0 ZE²/r। कुछ लोग इसे ऐसे समझते हैं, उस 2 को अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ऐसे करें, कुछ लोग इसे ऐसे समझ लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ये हो गया बच्चों, बहुत इजी है। अब कोई बोलता है सर काइनेटिक एनर्जी तो आपने निकाल दिया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत इजी होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हम हर कोई जानता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है। अब इस बारी में चार्जेस कौन है बच्चे, ध्यान से देखो, ये प्लस और एक माइनस है, इस पे कितना चार्ज है ZE, इस पे कितने E, खेलोगे 1/4πε0 ZE चार्ज और नेगेटिव E चार्ज विच विल मेक इट नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कंसीडर करना होता है नेगेटिव को, और R इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन देम, Rn, इवन दैट इज Rn, वो भी Rn ही। तो हो गया ना, अब क्या करूंगा मैं, मेरा तो काम हो गया ना बच्चों। तो अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये दोनों मेरे पास जो रिजल्ट आए, इफ आई कैन कंक्लूड इट लाइक दिस, बस खत्म हो गया ये चीज। ये 1 हो गया आपके पास, और इसको यहीं पर लिख लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर, सेम ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, वैसे माफी भी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, इवन इसको हटा देता हूं, यही चीज है बच्चों। इन 1 और 2 को देखो ना, कुछ कर सकते हो क्या आप इन दोनों को देख करके? सिर्फ इन दोनों में कोई सिमिलैरिटीज कुछ है, काफी हद तक है सर, इसमें सिर्फ 2 है नीचे, इसमें नहीं है, बस इतना ही तो फर्क है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बारी के लिए 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और उधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ कर दो, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या ये पूरी की पूरी चीज अब एग्जैक्टली बन चुकी है? अगर इसके नेगेटिव को हटा करके मैं बाहर ही ले आऊं, यानी कि बाहर 2 के साथ अगर मैं उसके नेगेटिव को उठा करके ले आऊं, जरा समझना मैंने क्या लिखा, ये क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन फर्क ये पड़ गया कि नाउ आई कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी जो बच्चों हो गई वो माइनस का 2, और ये बाकी सारी चीज एज इट इज काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिश्ता बन गया। मुझे ये समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कुछ और नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है। अगर मुझे न्यूमेरिकली देखना है ना, तो मुझे नेगेटिव कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिश्ता होता है। मुझे समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की, अगर कोई पूछता है काइनेटिक एनर्जी 4 है, 4 यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 8 यूनिट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी 2 गुनी होती है, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं यूज करूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ और पोटेंशियल एनर्जी के प्लेस पे मैंने देखा पीछे पे कि -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ये हो गया टोटल एनर्जी के फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी मेरे लिए कितनी हो गई बच्चों? -2 और +1, तो माइनस का 1 ही तो होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। तो ये 2 चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कैसी वाली? जो मैं आप लिखने वाला हूं कि टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड, इसमें कंफ्यूजन इसलिए बच्चों को आता है, उनको लगता है काइनेटिक एनर्जी ही है जो टोटल एनर्जी, ऐसा नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकली अगर हम देखेंगे तो दोनों इक्वल है। अदरवाइज आप देखोगे तो टोटल एनर्जी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी से बड़ी है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में। लेकिन कोइंसिडेंसेस ऐसे बने हुए हैं कि रिजल्ट आपके सामने, कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिकली आधी होती है। काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज या न्यूमेरिकली इक्वल होती है टोटल एनर्जी के। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी -10 जूल है तो टोटल एनर्जी +10 जूल होगी, बस इतना ही फर्क होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब कितनी होगी बताओ? अगर वो -10 है तो पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए? पोटेंशियल 20 होगी, तभी तो 20 - 10 + 10 हो रहा है। कोइंसिडेंस ऐसा बैठा हुआ है। अगर काइनेटिक एनर्जी -50 है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी सर? +50। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? +100, तभी तो 100 - 50 + 50। कितना कोइंसिडेंस है, बहुत बढ़िया यार। कैसे कर देता हुआ यार, नेचर ऐसे कर देता है। लेकिन ठीक है, कभी कभी तो ऐसा लगता है चीजें बनी ही हमें पढ़ाने के लिए होंगी, लेकिन कैसे? मुझे तो यकीन नहीं आता है रदरफोर्ड बोर इन्होंने कुछ किया होगा। मुझे तो लगता है ये हिस्टोरिकली कुछ एलियंस वगैरह आए होंगे, लोगों ने क्या होगा, नाम दे दिया मेरा रदरफोर्ड बोर वगैरह करके। मुझे शक होता है इन लोगों पे कभी बहुत ज्यादा, कैसे सोच सकता है कोई ऐसा? और रिजल्ट इतने एक्यूरेट कैसे? अगर नहीं भी आ रहा हो तो क्या कर लेते हैं हम? मैं तो ये सोचता हूँ कई बार ये सोचता हूँ कि सूरज कल पूर्व से ना उग के पश्चिम से उग जाए, क्या कर लेंगे हम? कुछ कर पाएंगे क्या? सारी साइंस धनी रहे, लेकिन
यही है ना धर्म, यही है रित, अपने धर्म का पालन करते हैं, यही धर्म है, यही विज्ञान है। विज्ञान और धर्म एक ही है, समझ में आता है अभी? ठीक है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब जैसे आप समझेंगे, कोई आपसे कहेगा कि एक बार बताओ, ऊपर जाने पर ना वेलोसिटी घटती है, अभी मैंने पीछे बताया आपको, उसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो। बोर ने कहा था mvr बराबर कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट यही कहा था ना, देखा जाए तो NH/2 होता है। मैं इसको ऐसे भी समझ लेता हूँ हल्का हल्का कि v और r के बीच में कहीं ना कहीं उल्टा तो रिलेशन बन गया, r बढ़ने पे v घट रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें हैं जो लूप होल जो मुझे खुद वो है, लेकिन बट स्टिल ठीक है। तो आपने देखा आगे जाने पर यहां से जब आप यहां जाते हो बच्चों, तो टोटल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कितनों को समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी घटती क्यों है? क्योंकि v घट रहा होता है। क्योंकि v घट रहा होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ती है? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बढ़ती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है, तो कायदे से तो पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिक वैल्यू घट रही है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव वैल्यू घट रही है, इसका मतलब वो अल्टीमेटली बढ़ रही है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा अब इस पर। अब देखिएगा और क्या चीज़ होती है, कोई क्वेश्चन है क्या? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है कि एनर्जी किसी की nth ऑर्बिट की, अच्छा मैंने बताई नहीं क्या, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने नहीं बताई तो। माइनस एक्चुअली कुछ नहीं है, वैल्यूज को प्लेस कर दिया गया बस, जो मैंने आपको फॉर्मूले डिराइव करवाए होंगे ना कहीं पे, एनर्जी कराया डिराइव। एक्चुअली एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना E ऑफ n का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही हो, असल में यही जो वैल्यू है, इसी वैल्यू का न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आप इसमें वैल्यूज प्लेस करते हो सबके प्लेस पे, E² 1/4 इनकी वैल्यू प्लेस करते हो बच्चों, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और ये याद रखने के लिए आसान है, यहाँ ध्यान रखना, z²/n² लिखना है, n²/z² मत लिखना। क्यों? क्योंकि स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है z/n के, तो स्पीड का स्क्वायर करके काइनेटिक आती होगी ना, हाफ mv² से, तो इसलिए z²/n² होना चाहिए। मेक श्योर करो इस चीज़ को, क्या मैंने कहा, ठीक है। सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। ये बोल रहे हैं इसमें नेगेटिव साइन क्या है, तो बेटे नेगेटिव साइन सिर्फ इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने होल्ड किया है, वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स के कारण बंधी हुई है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव ही आपस में एक दूसरे को बांधा है, तो होल्डिंग उसको बता रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इस बात को इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव सिंबल। यानी इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉन के पास, अगर मान लेते कोई कहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन के पास माइनस की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपको प्लस का 10 और देना है ताकि ये मुक्त हो सके। मुक्त हो सके मतलब कि अभी ये बंधा हुआ है, अगर आपको उसको खोलना है तो आपको उसको 10 जूल और देनी पड़ेगी, उतनी ही और देनी पड़ेगी। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? वो फ्री हो जाएगा, वो बाउंडेड नहीं रहेगा, वो फ्री हो जाएगा, आयनाइजेशन स्टेट में चले जाएगा, इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोर मॉडल इज प्रोपोर्शनल, मैं नहीं बता रहा, खुद बताओ। Rn = n² h²/4π² mkz² अब खुद देख लो आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहना मुझे टाइम के अनुसार। When an electron in an atom moves from the ground state to higher energy level, what happens to its kinetic potential? बताया था ना पीछे भी, देख लो अभी क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको साफ साफ बताया था बच्चों, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने आपको तुम्हें यहाँ पे बताया। ये देखो, खुद देखो क्या होता है, बाहर जा रहे हो आप तो काइनेटिक एनर्जी घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि स्पीड घट रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है इसीलिए बढ़ती है क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी भी घटने लग गई तो टोटल एनर्जी को घटना पड़ेगा। तो इसमें मेजर फैक्टर यही समझने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी घट रही है। अगर तुम्हें ये समझ में आता है तो ऑटोमेटिकली आप बोल दोगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी और दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 50 से 25 होती है तो वो 50 से 100 हो जाएगी, फिर फटाफट से पोटेंशियल एनर्जी मतलब बढ़ेगी उसी रेट पे, तब जाकर ही तो टोटल एनर्जी बढ़ पाएगी। तो अल्टीमेटली टोटल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्लियर है? ये याद करने ऐसी चीज़ नहीं है, वो लॉजिकली समझो जैसे मैंने समझाया। देखो अपने हिसाब से मैं नहीं बता रहा। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना, द एनर्जी ऑफ अ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब समझो एक्साइटेड स्टेट्स वगैरह क्या होते हैं बच्चों, कुछ नहीं होता, ये n = 1
n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। एक्चुअली होता क्या है, ये एनर्जी स्टेट्स होते हैं। असल में आपके शेल्स के बीच की जो एनर्जी होती है, जो ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी होती है, उसके बीच का गैप धीरे 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 कम होता रहता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले वाले के बीच में अगर मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन के 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का गैप था, तो बाद वालों में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप 3 वोल्ट के करीब आ जाएगा, यानी 7 किलोमीटर कम आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। वो गैप कॉमन नहीं रहेगा, इक्वी स्पेसिंग नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कि जितना गैप यहाँ है उतना ही इसके बीच में, जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं गैपिंग कम होती रहती है। इसीलिए आपको स्पेक्ट्रल लाइन्स दिखाऊंगा, उसमें आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि गैपिंग कम हो रही है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश की है। इसमें बच्चों ये वाला जो स्टेट होता है इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये जो होता है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोर्स होते हैं, तो जो पहले माले में रहता है फर्स्ट फ्लोर, मतलब क्या होता है जो नीचे रहता है सबसे नीचे, उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तारक मेहता किस तरफ रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में। टप्पू के पापा वाले लोग कहाँ रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। बबीता जी कहाँ रहती है, सेकंड फ्लोर में। और उसके बाद वो जो पोपटलाल वो कहाँ रहता है, थर्ड फ्लोर में। तो एक्चुअली अगर हम n इज इक्वल टू वाइज कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 0 नहीं कहेंगे तारक मेहता को, हम कहेंगे n इज इक्वल टू 1 पे है। ग्राउंड स्टेट को 1 कहते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो एक्चुअली फर्स्ट जरूर है, लेकिन वो n इज इक्वल टू 1 नहीं है बच्चों, क्लियर कट समझना है, वो एक्साइटेड स्टेट है। अगर सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो भी n इज इक्वल टू 2, क्योंकि पहला एक्साइटेड स्टेट है जो ग्राउंड स्टेट से ऊपर आया। तो आप समझ सकते हैं शायद मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बोल रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन, बेटे इधर देखो, हीलियम प्लस आयन की बात हो रही है। सबसे पहले क्या, Z कितना है इसका, 2, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है इसका। दूसरी बात, इसके लिए n कितना है, n क्या होता है, इसने क्या पूछा, इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या बताया मैंने तुम्हें, n इज इक्वल टू 2। तो अब तुम्हें कोई टोटल एनर्जी अगर किसी की पूछ रहा है, हमने पीछे देखा -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखोगे माइनस का 13.6, Z² कितना है, ध्यान से देखिए प्लीज, Z² 2 का स्क्वायर 4, और n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, अगेन आ गया आंसर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही था क्या, यही पूछा था क्या, हाँ यही पूछा था। मतलब n भी 2 है और Z तो 2 है ना इसका, हाँ ठीक है। n कितना है इसका, 2 ही है, तो कवर हो गया, ठीक है। इसका आंसर वही आ गया, पहला ही इसका आंसर है। हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ, अब इस क्वेश्चन को आप खुद बताओ, क्या ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था, मुझे आंसर चाहिए बच्चों इनके, इससे समझ में आएगा कि आप कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ आपने पढ़ा। मैंने फुल एफर्ट मार दिए अपने पूरे के पूरे, ठीक है। इसका मैं इवन आंसर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं करा ही चुका हूं इसको पीछे। अब आपको टटोलना है कि कहां पर कराया था मैंने। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, व्हेन इट इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड, द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी विल बी। बट बच्चों फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूं। जैसे इस केस में आपको ग्राउंड स्टेट से अगर उसे फर्स्ट एनर्जी स्टेट में पहुंचाना है, तो ये जो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है ना, इसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, E2, एनर्जी सेकंड स्टेट में कितनी है और फर्स्ट में कितनी है, उसके डिफरेंस के बराबर, जो कि 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा। आप चेक करना कैसे निकालोगे E2 को। सर E2 माइनस E1 अगर हमें निकालना है तो उसका तरीका क्या है, माइनस का 13.6 Z² होता है ना, तो Z तो सेम होगा क्योंकि हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों ही हाइड्रोजन के लिए हैं, तो Z² दोनों का सेम होगा, तो उसको पहले ही बाहर निकालो जो कि 1 का स्क्वायर है क्योंकि हाइड्रोजन के, बस n² पे गेम खेलना है। n² यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करो इसे, कितना रिजल्ट आ रहा है बताओ। 10.5 के करीब आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप मैंने आपको हल्का सा समझा दिया इस चीज़ को, ठीक है, ये आपको समझा, मतलब 10 पॉइंट कितना कहा था मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इतनी एक्साइटेशन एनर्जी है, इतनी प्लस और बाकी सब नेगेटिव होना ही चाहिए, इतनी देनी है आपको, तब जाकर के आप फर्स्ट उसमें जाओगे, इसीलिए वो प्लस में होनी चाहिए। अब देखो स्पेक्ट्रल लाइन, मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रल लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने आपको जैसा कि पहले भी कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन को अगर आपने किसी एटम को एनर्जी दी, उसका इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, जितनी एनर्जी मिली हो उसके अकॉर्डिंग वो वाले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, वहां कुछ टाइम रुक करके वो वापस रिटर्न बैक होगा। जैसे मान लेते हैं वो 7वें पे अगर चले गया
तो 7 से नीचे आने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं मुझे आप बता सकते हो? 21 तरीके हैं, क्योंकि 7 × 7 - 1/2 यानी 7 × 6/2 यानी 42/2 यानी 21 तरीके हैं उसके पास। यहां से नीचे उतरने के उसके पास 21 तरीके हैं। वो क्या होंगे? वो बनाना एक अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन वो नहीं बनाऊंगा। तो जब वो नीचे उतरता है वो डिफरेंट वेवलेंथ की अकॉर्डिंगली रेडिएशंस को इमिट कर रहा होता है, और इन्हीं को हम स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में समझते हैं। इसमें अगर हम मान लें कि हमारा कोई अगर हम इसको ऐसे समझ लें कि कोई एक्साइट कहीं पे भी हुआ हो, लेकिन अगर वो गिर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पर है, अगर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन शुरुआत में अपने n = 1 से ही भागा होगा, क्योंकि कहीं भी भागा हो हमें नहीं पता, लेकिन गिरना उसे n = 1 पे ही है, क्योंकि उसका ग्राउंड स्टेट वही था, उसका स्टेशनरी स्टेट वही था। अगर वो n = 1 पे ही गिर रहा है तो ऐसे को हम कहेंगे कि लाइमन सीरीज में आती है। ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन को हम लाइमन सीरीज में कंसिडर करते हैं। और बच्चों ये वाली जो होती है, ये वाली आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। अल्ट्रावायलेट सही कह रहा हूं क्या मैं? हाँ सही कह रहा हूं, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है ये वाली लाइट्स। इसके बाद ये जो बामर सीरीज होती है बेटे, बामर सीरीज उसको कहेंगे चाहे वो कहीं से भी गिर रहा हो, लेकिन गिरेगा n = 2 पे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, जो एक्साइट हुआ था, वो n = 2 का स्टेशनरी स्टेट था, क्योंकि गिरा अल्टीमेटली बामर में आकर के, मतलब n = 2 पे आकर के। तो इस वाले का जो रीजन होता है वो विजिबल रीजन, यानी कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देंगी क्योंकि विजिबल है, विजिबल रीजन में आती है। इसके बाद के तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल विल बी लाइंग इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में होंगे, अवरक्त क्षेत्र में है ये इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका मैंने बनाया था, लाल बाल पाल बड़े पहलवान। ये मैं हिस्ट्री पढ़ता था तो साथ साथ उसमें मुझे ये समझ में आया, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पॉल, बड़े पहलवान, लाल बाल पाल बड़े पहलवान, ऐसा अंग्रेज कहते थे। तो ये लाल फॉर लाइमन, बाल का BA, जबरदस्ती मैंने BA लिया क्योंकि B से 2 है ना, तो बाल में बाल जब बोलोगे तो बाल से बालमर हो जाएगा, मतलब बामर हो जाएगा, और P से पाशन हो जाएगा। फिर ये जो B बचा ऑब्वियसली ब्रैकेट होगा, और ये फुंड होगा, P साइलेंट है, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना चाहिए। ये n = 1 पे ड्रॉप करवाता है सबको, ये n = 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, n = 3 के, ये n = 4 के, और ये n = 5 के, इनके ग्राउंड स्टेट्स ही होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका टॉपिक नहीं है इमिशन स्पेक्ट्रा, लेकिन इस पे ना मैं कुछ बता देना चाहता हूं आपको इस चीज पे। एक्चुअली बच्चों इसको ऐसे समझिए, आप मान लेते हैं आपका इनिशियल एनर्जी स्टेट ये था और फाइनल एनर्जी स्टेट ये था। मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके दे रहा हूं आपको ताकि आपको थोड़ा सा और फील आए अच्छा सा। ऑल्दो इसकी जरूरत उतनी नहीं है, लेकिन एक बार देख लो, इंटरेस्ट बेसिस पे खत्म हो गया हमारा सब कुछ। अगर हम यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन गया और फाइनली वो यहां आ रहा है नीचे, इससे इसमें कूद रहा है, अगर अब वो किसी से भी किसी में कूद रहा हो सकता है, क्योंकि तीसरे में अगर वो गया तो तीसरे से जब वो नीचे आएगा तो उसके पास कितनी संभावनाएं हैं? उसके पास संभावनाएं हैं 3, मैंने दिखाया पीछे, क्योंकि n-1/2 से उसके बाद 3 संभावनाएं नीचे कूदने की। तो मैं वही बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। देखना जरा, जो इसका एनर्जी गैप होगा बेसिकली, वो एनर्जी गैप कितना होगा सर? EF - EI के इक्वल होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, वो ज्यादा एनर्जी उसकी है उससे कम, और ये रेडिएट करेगा एक h न्यू, यानी कि फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, h न्यू को आप c/λ बोल सकते हो। रही बात EF की, अगर हम EF की बात करें, EF की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि एनर्जी किसी भी उसमें कितनी होती है, हमने ये देखा -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसी होती है क्या? तो अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम सेम एटम के लिए बात करेंगे कि एक ही एटम है, उसी में घटना घटित हो रही है, इसका मतलब इतना तो तय होगा कि Z तो कांस्टेंट है, इसमें चक्करबाजी नहीं है। इसका मतलब कुल मिलाकर जो फैक्टर आएगा वो n होगा, यानी कि मैं कहना चाहता हूं -13.6 Z² / n ऑफ फाइनल का स्क्वायर माइनस फिर माइनस का 13.6 Z² / n ऑफ इनिशियल का स्क्वायर। ये सिर्फ इतनी सी तो बात है। क्या मैं कुछ अलग कर रहा हूं? कुछ भी नहीं कर रहा मैं अलग। एक्चुअली इवन मैं ये भी बोल सकता हूं कि -13.6 अपॉन NF² प्लस का 13.6 अपॉन NI² और Z² इवन मैंने कॉमन निकाल लिया। आप बोलोगे सर कॉमन तो कुछ और भी आ रहा है, तो बेटे जो और आ रहा है उसे भी निकाल लो। जैसे 13.6 भी कॉमन आ रहा है, Z² ऑलरेडी कॉमन था। इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन NI² माइनस 1 अपॉन NF²।
एंड दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी को इधर भेज दो 1 अपॉन लैम्डा। ये जो चीज है ना बच्चों, ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट है। अगर आप समझने की कोशिश करो, ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट है जेड स्क्वायर को छोड़कर, क्योंकि जेड स्क्वायर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े होते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये सारी चीज जो कांस्टेंट जो मैंने लिखी है कुछ ना कुछ कांस्टेंट, इसे रेड्सबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। आप इसकी वैल्यू मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में नीचे क्या होती है। जेड 1 हो गया तो मेरे पास ही निकल के आया 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर बराबर 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा को बच्चों एक नाम देते हैं वेव नंबर। 1 अपॉन लैम्डा को हम बोलते हैं वेव नंबर। लैम्डा तो वेवलेंथ है ही, 1 अपॉन लैम्डा वेव। अब इससे फायदा ये हो जाता है कि आप किसी के भी फॉर्मूले को निकाल सकते हो। आपको लाइमन निकालना है, आपको बामर निकालना है, आपको पाश्चन निकालना है, आपको ब्रैकेट निकालना है, आपको फुंड निकालना है। इन सभी में आप काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लाइमन के लिए जो इनिशियल स्टेट था बेटे वो 1 था, इसके लिए इनिशियल स्टेट कितना था 2 था, इसके लिए इनिशियल स्टेट कितना था 3 था, इसके लिए इनिशियल स्टेट कितना था 4 था, इसके लिए इनिशियल स्टेट कितना था बेटे 5 था। अब आप सिर्फ यहां पे वैल्यूज रख करके काम खेल सकते हो, अपना काम कर सकते हो। क्योंकि पहले वाले केस में अगर आप देखोगे, जो आपके पास यहां पर एक करके दिखा देता हूं, जो इसके लिए आपका रेड्स, जो इसके लिए आपका वेव नंबर आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है आर ऑफ एच एन आई, क्योंकि इनिशियल वाला इसका कितना है, इनिशियल मतलब ये फाइनली वो कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, दैट्स इट। जहां पर एन कैन टेक वैल्यू 2 3 4 अबव 1 से ऊपर की कोई भी वैल्यू को ले सकता है, क्योंकि 1 के ऊपर दूसरे स्टेट में भी जा सकता था, तीसरे में जा सकता था, चौथे में भी, जो भी होगा। इसके लिए फॉर्मूला बन गया। अगर बामर के लिए फॉर्मूला बनाना था तो बामर के लिए फॉर्मूला बनेगा आर ऑफ एच 1 अपॉन 2 रखोगे तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसके लिए n कितना होना चाहिए बच्चों 3 4 5 टाइप का। क्यों सर? क्योंकि ये 2 से उठे तो 2 से 3 4 5 6 जा सकते हैं। सेम गोज विद एवरीवन। आप और को करके देखेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या हम समझ पा रहे हैं सर कि अगर पास्ट टेन के लिए करना है तो 1 अपॉन लैम्डा आर ऑफ एच 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा, वेयर n इज इक्वल टू इस बारी में 4 5 6 टाइप का। ब्रैकेट के लिए करना है तो आर एच 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा, वेयर n इज इक्वल टू 5 6 7 टाइप का। और अगर बच्चों हमें इसके लिए करना है फुंड के लिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि आर ऑफ एच होगा 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 6 7 8 टाइप का। तो आपने इन जनरलाइज कर दिया उस सभी चीज़ों को जो हमने पीछे भी देखी थी। तो किसी के लिए भी हम निकाल सकते हैं। अब इस पर कुछ भी पूछा सकता है, मैंने आपको बता दिया एज अ हिंट। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको होगी। यही है बच्चों इस एटम्स का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक सिंगल चीज नहीं है जो ऐसी होगी कि अब आपको लेक्चर में क्वेश्चन में देखने को मिले आपने पढ़ी ना हो। अब मेरा काम रहेगा अगला क्वेश्चंस करवाना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराते हुए चलूंगा और बिल्कुल ये मानूंगा, अपने दिल को पत्थर का बना लूंगा और ये मान लूंगा कि आपने चैप्टर पढ़ रखा। मैं बिल्कुल उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। जो बताने लायक चीजें होंगी मैं ये बिल्कुल मानकर चलूंगा कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे ने पढ़ रखा है, तभी जाकर वो लेक्चर को देखने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। आप बस नीचे पे कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि लेक्चर में आपको कैसा लगा। जो जो क्वेश्चंस जहां पे मैंने पूछे बच्चों, दिस इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द आंसर ऑफ ऑल ऑफ दोस। ठीक है, जो जो मैंने पूछे उनके आंसर बताना, ये आपका ना बिल्कुल नैतिक धर्म है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देने, शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को अगर आपको लगता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।